Am I properly audible? गुड इवनिंग पुष्पेंद्र, गुड इवनिंग स्वाति। सो प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आप सबने। मैं पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस कर करके आप लोगों का लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा बहुत इंप्रूव हो पा रहा है क्या? पीयूष, खुद से नहीं बन पा रहा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है पीयूष कि आप हो सकता है कि पूरी एनर्जी खुद से करने में वेस्ट कर रहे हो। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि जो परफेक्शन है वो तो गॉड का बिजनेस है, हमको तो बस एक्सीलेंस की तरफ जाने की कोशिश करना है। तो आप टारगेट बनाओ, 25 मिनट्स दो आप पर क्वेश्चन को, जब नहीं बने तो सॉल्यूशन देखो और फिर आइडेंटिफाई करो कि आप कहाँ फंस रहे थे। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ नया सीखा। बेसिकली सिंपल है, अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे होते तो आप इस सेशन में क्यों आ रहे होते या आप घर पे प्रैक्टिस क्यों कर रहे होते? राइट। सिंपल चीज है। आपसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, किसी से नहीं बनते, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद मुझसे ही ना बने। तो इट डजेंट मीन कि मैं या आप में से किसी का कैलिबर कम है, नहीं। इसका मतलब ये है कि हाँ, यही वो आइडेंटिफाई, यही वो क्वेश्चन है जिससे मैं सीख के कुछ नया सीख सकता हूँ, जिसको मैं करके कुछ नया सीख सकता हूँ। तो आप लोगों के लिए अभी हर क्वेश्चन ऐसा है जहां आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन करोगे, नई नई चीजें सीखते रहोगे। तो बस इस चीज को अगर आप माइंड सेट में रखोगे ना, तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपसे बन नहीं रहा, तो इंस्टीट की आप उसको देख के घबराओ, आपको खुशी महसूस होगी कि चलो एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसको करके मैं ना एक नई चीज सीख के जाऊंगा कुछ, समझे? देखो अभी तक हम अपने अगर फिजिकल क्लासेस को मिलाएं और ऑनलाइन क्लासेस को मिलाएं तो बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल इफ एल्स के अच्छे से क्वेश्चन करे हमने, लूप के करे, पैटर्न प्रिंटिंग करा, नेस्टेड लूप करा, एरे, स्ट्रिंग। अब आज हमारी बारी है कि हम 2D एरे के क्वेश्चंस करें। तो इस तरह हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग ऑब्जर्व करोगे, जब आप लोग एरे स्ट्रिंग पे आए तो हो सकता है कि आपसे इफ एल्स और लूप के क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बने। अब आपने एरे स्ट्रिंग कर लिया है, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2D एरेज। तो जैसे ही आप 2D एरे की प्रैक्टिस करोगे, बाय डिफॉल्ट आपसे एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक्स करते जाते हैं ना, तो प्रीवियस टॉपिक हमारे लिए आसान होते जाते हैं। तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, अगर ब्रेक ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हेमंत सर, कोडिंग टेस्ट में कौन से प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जिसने लीड कोड अच्छे से कर लिया उसको ज्यादा चांस है कि उसको कोई फेमिलियर क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि लीड कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आजकल स्टैंडर्ड बन चुका है। अच्छी कंपनीज लीड कोड को प्रेफर कर रही हैं। तो बेसिकली आज हम 2D एरे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लीड कोड के क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, सोम्या? सो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो प्रॉब्लम ये होती है कि अभी हमने उतने सारे क्वेश्चंस लीड कोड के फेस ही नहीं करे। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन देखने लगोगे ना, तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा। जैसे जो क्वेश्चंस अभी मैं आइडेंटिफाई करके ला रहा हूँ, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली कंपनीज के थ्रू पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब आप लीड कोड के नॉर्मल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस को फेस करना शुरू करोगे, तो आपको सिंपली दिखेगा कि हाँ, ये तो समझ में आ रहा है। सबसे सिंपल ट्रिक ये होती है कि आप अपने इनपुट देखो, आउटपुट देखो, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन के अंदर क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करा जा रहा है। और इवन आप ऑब्जर्व करोगे कि नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, हर इनपुट आउटपुट के बाद एक एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो आप वैसे स्टार्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली सौम्या चीज समझ में आएगी कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। फिर धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका वो भी इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन स्लाइड पे लिख के लाया हूँ, सेम क्वेश्चन हम लीड कोड पे भी करने वाले हैं। तो अपन एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उनको पढ़ के कैसे समझा जाता है, ठीक है? सर, कोडिंग क्वेश्चन ऑफ कैंपस के लिए भी लीड कोड से ही रिलेटेड होते हैं, बिकॉज मैं 2023 का पास आउट हूँ। टॉपिक में भी 2023 का पास आउट हूँ। एंड मेरा पर्सनल ये है ऑब्जर्वेशन, में एकदम आपको कमिट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको लीड कोड के क्वेश्चंस फेस करने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको वो एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर नोट पे आपको सेम क्वेश्चंस फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम हर बार की तरह अपनी क्लास एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं, एक नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। वो ये है आज का थॉट कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो, है ना? आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है
कि आप चीजों को बहुत सारा एक साथ पढ़ लो, यानी कि संडे आपने डिसाइड करा और 8 घंटे एक साथ पढ़ लिया। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 8 दिन तक 1-1 घंटे पढ़ो। इवन मैं अभी अपने फ्रेंड्स को भी यही सलाह देता हूँ कि जब पढ़ने बैठो, फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल आ जाए या घर में शादी है, बहुत ओकेजन आते रहते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में, तो उस दिन जिस दिन आपको पता है कि मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो पढ़ने मत बैठो, लेकिन 5 मिनट्स कॉपी उठा के रिवीजन करने लगो। ब्रेन को सिग्नल जाना जरूरी है कि हाँ मैं पढ़ने बैठा, कितना भी बड़ा इंसिडेंट हो जाए मैं पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर ये कंसिस्टेंसी आप अपनी लाइफ के अंदर मेंटेन करने लगे, इवन जब मैं अमन भैया से मिला था तो उन्होंने भी मुझको यही एडवाइस दी थी कि फैजान, पहला कदम तुमको मिल गया है, तुम्हारी कंपनी क्रैक हो गई है, लेकिन इसके आगे का जो सफर है ना, वो कंसिस्टेंसी की ही हेल्प से तुम अचीव कर पाओगे। तो इसलिए अब ये सेम थॉट, सेम चीज मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कभी कभी आप ना पढ़ पाओ, कॉलेज के प्रैक्टिकल आ जाए, एग्जाम आ जाए, कुछ और रीजन हो, तो 5 मिनट कॉपी लेके पुराना रिवाइज कर लेना, बट ब्रेन में सिग्नल जाना बहुत जरूरी है कि हाँ मैंने स्टडी का ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो बेसिकली अब अपन अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन टारगेट है 2D एरे करने का। तो 2D एरे करने से पहले एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1D एरे क्या होता है। तो ये हमारे पास एरे है जहाँ पे 0 1 2 इस टाइप में हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। अगर ऐसा एरे मुझको बनाना हो तो आप में से कोई बता सकता है लिख के सिंटेक्स कि हम कैसे बनाएंगे इस टाइप का एरे? एक नॉर्मल एरे की बात हो रही है। एक ऐसा नॉर्मल एक 1D एरे बनाना हो तो ये 1D एरे है। अगर मुझे एरे बनाना है तो कोई बता सकता है ये एरे कैसे बनेगा? ट्राई कीजिए। प्रतीक, परफेक्ट, अविनाश, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, यानी आप लोग समझ रहे हो ये चीज को। अगर मुझे एक एरे बनाना है तो बेसिकली क्या मेरा सिंटेक्स रहेगा? मैं सबसे पहले तो उसको बताऊंगा डेटा टाइप, कि मुझे कौन सी डेटा टाइप का एरे बनाना है। इसके बाद मुझे ये भी बताना जरूरी है कि मुझे 1D एरे बनाना है या 2D एरे। अभी तक तो हमारे माइंड के अंदर जो सारी चीजें चलती थी वो 1D एरे के हिसाब से चलती थी, तो हम सिंगल डब्बा बनाते थे। तो यहाँ पे भी सिंगल डब्बा ही बनेगा क्योंकि 1D एरे का एग्जाम्पल हो रहा है। इसके बाद में अपने रेफरेंस का नाम लिखता था, उस रेफरेंस का जो मेरे उस 1D एरे को पॉइंट करने वाला है। परफेक्ट, सुदीप, तौफीक, अविनाश, सबने सही लिखा है। तो ये इस तरह में डिक्लेयर करता था। उसके बाद में क्या करता था, इसके आगे की लाइन में अभी नीचे लिख रहा हूं, इसके बाद एक न्यू कीवर्ड लगाता था, न्यू इंट, और फिर मैं एक और बॉक्स लगा के यहाँ पे साइज देता था। अभी इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास 3 इंडेक्सिंग है, 0 1 2, तो इसका मतलब इसका साइज हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मैंने 3 साइज दे दिया। इस तरह मेरा एक एरे बनता था, 1D एरे। तो अब बारी आती है कि ये 1D एरे क्या है और ये नीचे जो डायग्राम बना ये 2D एरे, ये मेरे पास कैसे बनेगा? मैं एक बस आपका बेस क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फीडबैक फॉर्म में स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो भी आप नया क्वेश्चन कराओ उसका एक बार कॉन्सेप्ट मुझे समझा देना कि वर्क कैसे करता है। तो दिस इज अ वे जहां 1D एरे बनता था। अब यहाँ पे 1D एरे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ 1 डायमेंशन की बात हो रही है, यानी कि एक सिंगल लाइन में चीजों की बात हो रही है जहां आप एक के बाद एक चीजें रख सकते हो। लेकिन हम बात आज सीखने वाले हैं 2D एरे के क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं। तो 2D एरे में ना 2 डायमेंशंस की बात होती है। जैसे कि अगर मैं हाइट की बात करूं या लेंथ की बात करूं या हाइट की बात करूं, सिर्फ एक किसी डायमेंशन की बात करूं तो वो 1D हो जाएगा, 1 डायमेंशन। लेकिन जहां पे मेरे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी कुछ चीजें हो, वर्टिकल में भी कुछ चीजें हो, जैसे मैं एक स्टार पैटर्न बनाया करता था, तो उन चीजों को 2D कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक रो नहीं है, मेरे पास एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, और हर रो के अंदर कुछ कॉलम्स भी हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर। जैसे यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, तो आप ये ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक नॉर्मल एरे का काम नहीं है, यहाँ पे कुछ हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इस एक्स्ट्रा करने के लिए हमको एक नया सिंटेक्स सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं 2D एरे बनाता हूँ, पहले की तरह मैं इंट लिखूंगा क्योंकि मुझको अल्टीमेटली इंट का बनाना है ना, ये इंट है, इंटीजर्स हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग का बनाना होता तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता। सिंपली 1D एरे के लिए मैंने एक बॉक्स, एक स्क्वायर ब्रैकेट का लगाया था, यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, पहला, दूसरा। इससे मैं अपने कंपाइलर को बता दूंगा कि जो भी मैं बनाने वाला हूं वो 2D एरे होगा, ठीक है। फिर मैं नाम दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल ARR। ये रेफरेंस तैयार हो गया, ARR के अंदर अब इतनी पावर आ गई है कि किसी 2D एरे को पॉइंट कर सकता है। इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ पे सिंपली इक्वल्स टू लगाऊंगा, हीप एरिया में एरे बनता है। ये चीज आप सबको याद रखना जरूरी है कि जावा के अंदर एरेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, यानी हीप एरिया में बनते हैं। इवन इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है ये चीज, तो आपको पता होना चाहिए कि एरे कहाँ बनता है, हीप एरिया में बनता है। कैसे बनता है? न्यू कीवर्ड से बनता है, और न्यू कीवर्ड से हर चीज डायनामिकली बनती है।
ठीक है, तो आप न्यू कीवर्ड लगाएंगे, इसके बाद आप अगेन इंट। अब यहाँ पे आती है एक नई चीज सीखने वाली। पहले आप एक बॉक्स लिखते थे जिसमें आप सिर्फ इतना कहते थे कि यहाँ पे जो भी मैं नंबर लिख रहा हूं उस साइज का एक सिंगल डायमेंशन एरे, वन डायमेंशनल एरे बन जाए। यहाँ पे आपको दो बॉक्स देना पड़ेंगे, पहला और दूसरा। अब जैसे यहाँ पे आप साइज लिखा करते थे, साइज, यहाँ पे भी आपको साइज देना है, लेकिन आपको बताना है कितनी रोज और कितने कॉलम्स। तो पहला जो बॉक्स होता है ये डिनोट होता है रो के लिए, दिस बॉक्स इज फॉर रो। यानी कि ए से मुझे जितनी भी लाइंस चाहिए होंगी ना, जैसे कि ये लाइन नंबर 1, लाइन 2, लाइन 3, ऐसे मुझे जितनी भी लाइंस चाहिए होंगी इनको रो बोला जाता है। जितनी भी रोज चाहिए होंगी वो नंबर में यहाँ लिख दूंगा। जैसे मेरे पास 3 रो हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, तो मैं यहाँ पे सिंपली 3 लिख दूंगा। इसके बाद लिखा जाता है कि हर लाइन में, हर रो में कितने कॉलम्स चाहिए। तो मेरे पास 3 रो, ये तो पक्का है, लेकिन 3 रो के अंदर कॉलम्स कितने हैं? तो दिस इज माई फर्स्ट कॉलम, दिस इज माई सेकेंड कॉलम एंड दिस इज माई थर्ड कॉलम। अगर मुझे 3 कॉलम चाहिए तो मैं यहां भी 3 लिख दूंगा। सपोज मुझे 4 कॉलम चाहिए होते, हो सकता था मुझे यहाँ पे भी एक कॉलम चाहिए होता जिसमें मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड करनी होती। अगर मुझे ऐसा पर्टिकुलर 2D एरे बनाना होता जहाँ 3 लाइनें और 4 कॉलम होते, तो मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख देता। वेरी सिंपल, समझ आ पा रहा है? एटलीस्ट जो लोग बिगिनर है 2D एरे की प्रैक्टिस, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में भी बहुत कम करता है स्टूडेंट, तो ये चीज समझ आ रही है कि एक 2D एरे कैसे बनेगा। परफेक्ट। अगर इतना समझ में आ रहा है तो ये काफी है ये समझने के लिए कि मैं 2D एरे क्या होता है और कैसे बनता है। यही एक सिंटेक्स है 2D एरे के लिए, दिस वन जो आप यूज करने वाले हैं। और जब हम 2D एरे बनाएंगे तो इसको माइंड में हम इस तरह एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में इमेजिन करेंगे। ठीक है, कि इसका अगर फोटो किसी को क्लिक करना हो तो कर लीजिए, देन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। 3, 2, 1, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, तो जब भी आप 2D एरे बनाने वाले होंगे तो इस बॉक्स को आपको इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाएगा ये m×n के अंदर 2D एरे को डिसाइड करा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन लीड कोड पे आएगा तो आपसे कहेगा कि एक एरे बनाओ जो 3×4 का हो। तो 3×4 का मतलब जिसमें 3 रोज हो, 4 कॉलम हो। अगर आपसे कहा जाए कि 5×2 का एक 2D एरे बना के बताओ, 2D एरे बनाना है, तो यानी कि 5 लाइंस होंगी, 5, ऐसे 5 रोज होंगी, 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्सिंग सेम रहेगी पहले वाले की तरह, जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में होता है, 0 से इंडेक्सिंग रहेगी। 0 से चलेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हालांकि इसका टाइस 5 बोला जाएगा कि 5 रोज है, लेकिन इंडेक्सिंग चलेगी 0 से n-1 तक, 0 से 4 तक। और यहाँ कहा जा रहा है कितने कॉलम्स होना चाहिए? 2 कॉलम, तो ये रहे 2 कॉलम। इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से चलेगी, 1 से चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई आपसे कहे कि मुझे इस कॉलम को पॉइंट करके बताओ जिसमें 50 है, आप लोग लिख के बता सकते हो मुझे 50 को आप कैसे एक्सेस करोगे? अगर मेरे इस एरे का नाम ARR है तो मुझे 50 कैसे लाके दे सकते हो आप? चलो मैं इतना भी लिख देता हूं कि मेरे पास इंट x है, इसके अंदर मुझे 50 निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे? आप अपने एरे का नाम लिखोगे। मैंने ARR लिखा है, हो सकता है आपके एरे का नाम मैट्रिक्स हो सकता है आपके एरे का नाम फैजान हो सकता है आपके एरे का नाम SC हो, कुछ भी आपके एरे का नाम होगा 2D एरे का, वो नाम आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप 2 बॉक्स बनाओगे। पहले बॉक्स में आप बताओगे रो, कौन सी रो पे है वो एलिमेंट। तो मैं देखूं, 0 रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अंदर है 50, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। अब मैं देखूंगा कौन से कॉलम पे है 50, तो 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये रहा 50, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। यानी ARR1 इस एक्स के अंदर मुझको 50 लाके दे देगा। काफी सिंपल। अब एक बार आप सब मुझको ये लिख के बता दीजिए कि 90 कैसे मिलेगा मुझको, तो अपन आगे बढ़ते हैं। इंट y के अंदर मुझे 90 लाके दो। इंट y इज इक्वल्स टू, परफेक्ट, किसी ने 2 1 लिखा। देखो, अपन इसको काउंट करके देख लेते हैं। ये रहा 0, मैं कलर बदल लेता हूं जिससे आपको क्लियर रहे। पहले रो लिखनी रहती है ना, तो 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो ये तो कंफर्म कि रो जो है वो सेकंड है। कॉलम कौन सा है? 0th, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, कॉलम भी सेकंड है। और मेरे ARR का नाम, मतलब एरे का नाम ARR है, तो मैं सिंपली लिखूंगा ARR, यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड, यानी सेकंड रो में जाओ। तो पता है इतना लिखने पे
हालांकि दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि 1D एरे में कुछ ऐसा लिखते हैं, है ना, वैसा लग रहा है। लेकिन अगर मैं ARR2 लिखूंगा ना, तो पूरा मेरा कंपाइलर इस लाइन को पकड़ लेगा कि हाँ तुम्हारी बात हो रही है। इवन मैं इस ARR2 को इधर डालने की कोशिश करूंगा ना, तो मुझे एरर आ जाएगी। सिर्फ ARR2 की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके कंपाइलर को लगेगा कि ARR2 में तो एक पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन एक सिंगल इंटीजर में आने की कैसे कोशिश कर रही है। तो आपका एरे पूरी लाइन को होल्ड करने के कैपेबल हो जाता है जब आप सिर्फ सिंगल लगाते हैं। लेकिन आपको पूरी लाइन नहीं, इस लाइन में भी आपको लास्ट वाला चाहिए, यानी 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो आप यहाँ पे दूसरे बॉक्स में 2 लिख देंगे, तो आपका कंपाइलर पहले इस पूरी लाइन को जाके होल्ड कर लेगा। समझ लो कि वो इसको एक न्यू लाइन की तरह ट्रीट करेगा, 70, 80, 90। वो कहेगा हाँ, जो कुछ है यही है। फिर इसमें जब आपका वो दूसरा 2 देखेगा, या हो सकता है आपने 1 लिखा हो सकता है आपने 0 लिखा हो, फिर इसके अंदर वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि 0, 1, 2 में से मुझे कौन सा चाहिए। 2, 2 पे 90 है, वो आपको Y के अंदर 90 ला के दे देगा। बेसिक आपको पता चल गया वैल्यूज कैसे एक्सेस। टाइप एरर आ जाएगी। परफेक्ट अनुभव। इतना क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन पे चले। हेयर इज आर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको आपको समझाता हूं, देन आप खुद से करने की कोशिश करना है इसको। और ये लीड कोड का क्वेश्चन है, तो अपन लीड कोड प्लेटफॉर्म पे जाके भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बेसिकली आपसे कह क्या रहा है, आपकी प्रॉब्लम का नाम है रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ। यानी कि आपको एक 2D एरे दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके कस्टमर का एक एक इंडेक्स, एक एक पूरी रो एक कस्टमर को डिनोट कर रही है। और उस रो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सब उस कस्टमर के अकाउंट्स हैं। यानी कि आपका कस्टमर बहुत रिच है और उसके पास एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं, तो एक पूरी रो आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स को डिनोट करेगी। और आपको ये बताना है कि जितने भी कस्टमर है मेरे पास, हो सकता है 5 कस्टमर हो, 10 कस्टमर हो, जितने भी कस्टमर हैं उनमें से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, सबसे रिचेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा वेल्थ किसके पास है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक 2D एरे है। ये मुझे समझ में आ गया कि 2D एरे की प्रॉब्लम है। इन्होंने एरे का नाम भी बता दिया कि एरे का नाम अकाउंट्स होने वाला है। आसान। उसमें कहा जा रहा है जहां पे अकाउंट्स आईजे जो है, आईजे डिनोट करेगा उस नंबर ऑफ बैंक को, कि मतलब उसमें है ना पैसा कितना है। मैं आपको अभी आसान भाषा में एग्जांपल की हेल्प से भी समझाऊंगा। और आपको सिंपली क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि रिचेस्ट कस्टमर कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है। एक बार समझने की कोशिश करो इसको एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक 2D एरे है। मैं अभी एक 2D एरे में 2 लाइनें बना रहा हूं, बल्कि 3 बना देता हूं। 3। और कॉलम में 3 बना देता हूं। यानी 3 by 3 का एक एरे है। जिसमें मैंने आपसे कहा कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं। समझना है ना, ये वो है जो यूजर हमको देने वाला है। आपसे मैं कहूंगा कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अभी हम ओरिजिनल एग्जाम्पल नहीं समझ रहे हैं, हम एक रफ एग्जाम्पल समझ रहे हैं। फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट जो एग्जाम्पल 1 और 2 दिए मैं उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस तरह एक 2D एरे दिया जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप हर एक लाइन को ये समझो कि वो एक कस्टमर के बैंक अकाउंट्स का डेटा है। यानी जो 0th लाइन है, ये जो 0th रो है, इसमें ये जो 3 नंबर्स हैं, आप इसको ये मान सकते हो कि ये पहला अकाउंट है, ये दूसरे बैंक में उसका दूसरा अकाउंट है, और ये तीसरे बैंक में उसका तीसरा अकाउंट है। यानी ये जो तीनों एक लाइन में जितने भी कॉलम्स हैं, ये जैसे ये एक लाइन है, तो इसमें जितने भी ये 3 कॉलम्स हैं, ये तीनों कॉलम्स ये बता रहे हैं कि आपका ये जो 0th नंबर पे जो आपका पर कस्टमर है, इसके पास ये 3 अकाउंट्स हैं। आपको इसका पैसा, इसकी वेल्थ गिननी है। आप मुझे बता सकते हो 10, 20 प्लस 30 कितना होता है? 60। यानी कि आपका जो 0th इंडेक्स पे बंदा बैठा है, जो आपका कस्टमर है, उसके पास 60 रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आप मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट रो पे यानी कि इंडेक्सिंग 0 से, तो बीच वाली रो फर्स्ट रो कहलाएगी, फर्स्ट इंडेक्स रहेगा इसका। इसके पास कितना पैसा है आप बता सकते हो? इसके पास भी 3 अकाउंट है। पहले अकाउंट में 40, दूसरे अकाउंट में 50, तीसरे अकाउंट में 60। यानी इसके पास 150 रुपीज है। परफेक्ट, 150 रुपीज। तीसरा कस्टमर जो आपके सेकंड इंडेक्स पे बैठा है, इसके भी 3 अकाउंट हैं और इनके पास ये पैसा है। आप मुझे बता सकते हो कितने रुपए हुए? 40। तो आपके जो 0th रो पे जो कस्टमर है, उसके 3 अकाउंट है, उसके पास 60 रुपए हैं। दूसरे कस्टमर के पास 150 रुपीज है। तीसरे कस्टमर के पास 240 रुपए हैं। मुझे बता सकते हो इन तीनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जो सेकंड इंडेक्स पे है ना, सेकंड इंडेक्स पे कितना पैसा है इसके पास?
कितना अमाउंट है? 240। तो ये जो 240 है ना, ये आंसर होने वाला है। सिंपल है ना? तो 2D एरे के क्वेश्चंस दिखने में बड़े मुश्किल लगते हैं, समझने में बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब समझ आता है तो पता चलता है ये तो कुछ था ही नहीं। आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है, आपको इमेजिन करना है कि हर लाइन में एक नया बंदा है, नया कस्टमर है। उस लाइन के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो उसके अकाउंट के अंदर कितना पैसा है वो डिनोट कर रहा है। मुझको सिर्फ अमाउंट गिनना है सबके, ठीक है। और मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जितने लोग हैं जिनके पास जो टोटल अमाउंट है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है। जो सबसे ज्यादा है, जो मैक्सिमम है, उसको आंसर की तरह भेज दीजिए। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं। अब अपन यहाँ पे इनपुट वैल्यू की हेल्प से देखते हैं एग्जाम्पल 1 मुझसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 में आपको इस तरह वैल्यूज दी है, तो देख के कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट ये वाला, ये तो पूरे आपके एरे को, पूरे 2D एरे को डिनोट कर रहा है, तो इसको अपन इग्नोर करते हैं। इसके बाद अंदर दो ब्रैकेट और हैं। पहला ये है, ये जिसके अंदर 1 2 3 है। दूसरा क्या है? मुझसे पहले कोई लिख पाएगा? किसी ने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। परफेक्ट। आशीष, अनुभव, जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि इंटरेक्ट कितने लोग कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बीच बीच में आपको कुछ कुछ देता हूँ। तो ये जो है ना, दो और ब्रैकेट हैं, ये डिनोट करते हैं रोज। यानी कि आप इसको जब इमेजिन करने पे आओगे ना मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपको पता है इसको कैसे इमेजिन करना है। आपको 1 2 3 जो एक एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, आपको इसको फर्स्ट रो की तरह इमेजिन करना है। और ये जो 3 2 1 है, ये जो 3 2 1 है, आपको इसको सेकंड रो की तरह इमेजिन करना है। तो ये बन गया अल्टीमेटली आपका एक मैट्रिक्स। अब लीड कोड आपको ऐसे डब्बे बना के तो दे नहीं पाएगा, है ना, ना आपका इंटरव्यूअर दे पाएगा। वो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में देगा, आपको अपने ब्रेन के इमेजिनेशन में ऐसे रखना है। अब इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे एक कस्टमर का डेटा है, ये मेरे दूसरे कस्टमर का डेटा है। इसमें मैं गिन लूंगा इसके पास कितना अमाउंट है टोटल। फर्स्ट कस्टमर के पास 3 + 2 + 1, ऑब्वियसली 6। परफेक्ट। सेकंड कस्टमर के पास कितना पैसा है? 6। यानी तो दोनों ड्रॉ हो गए। तो मुझे चुपचाप आंसर में 6 देना है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि हो सकता है भाई मेरे पास 10 कस्टमर हो, 10 के पास जितने भी अकाउंट हैं सब में सेम उसके पास पैसा है, तो कोई बात नहीं ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। और कोई एक ऐसा हो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, जो रिचेस्ट हो, उसका अमाउंट रिटर्न कर दीजिएगा। क्वेश्चन मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स में, सबको समझ में आया? बिल्कुल तौफीक, यही मैट्रिक्स हुआ और यही 2D एरे होता है। 2D एरे को मैट्रिक्स की तरह ही समझना, लेकिन मैथ वाले मैट्रिक्स से थोड़ा अलग है, तो वो फॉर्मूलाज वाले में मत चले जाना, इसको सिंपल रखो। बिल्कुल सिंपल लॉजिक से समझ में आएगा। एक बार इस एग्जाम्पल को भी हम ब्रेन में ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज बना के, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप लोग 5 मिनट लेना, ट्राई करना कि सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। ये भी मुझको एक पहले एक बॉक्स दिया है जो डिनोट कर रहा है कि मेरे 2D एरे के अंदर मल्टीपल रोज हैं। पहली रो कौन सी है? ये जो 1 और 5 है। तो मैं यहाँ पे 1 और 5 बना लेता हूँ। आप लोग भी इसको कॉपी में ऐसे ही बनाना, जिससे आपको कोड करते वक्त प्रॉपर इमेजिनेशन हो। दूसरा क्या है? 7 3, ये रहा 7 3। तीसरा क्या है? 3 और 5, ये लिख दिया मैंने, 3 और 5। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास इसमें कितने कस्टमर है, बताओ? 3 कस्टमर है। किसने आंसर दिया? अजय ने। परफेक्ट अजय, ये मेरे पास 3 कस्टमर है, और हर कस्टमर के पास कुछ अमाउंट है। इसके पास 6 है, इसके पास 10 है, एंड थर्ड वाले के पास 8 है। सबसे ज्यादा कौन हुआ? 10। यहाँ पे देखो आंसर कौन है? 10। अब इस क्वेश्चन का 5 मिनट्स लो। अभी क्या बज रहा है? 6:33 हो रहा है। मैं आपको 6:38 तक टाइम देता हूँ, फिर इसको अपन डायरेक्ट आईडी पे डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर मतलब 1672, 1672 इसका क्वेश्चन नंबर है। तो आप जाके इसको डायरेक्ट यहीं पे आईडी पे कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग स्टार्ट कीजिए, जिसको डाउट पूछना हो डाउट पूछ सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। तो अब आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि मैं एक दिन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो खुद से करूं। जिस दिन एडवांस क्वेश्चन ना बने, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं पहला क्वेश्चन करने बैठा, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, उसके बाद एक इजी क्वेश्चन कर लेना। ब्रेन को ये सिग्नल अब हर हाल में आपको पहुंचाना है कि मुझे कुछ भी हो जाए 2 क्वेश्चन पर डे करना है। किसी दिन लोड ज्यादा हो कॉलेज का, तो इजी क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ इफ एल्स लूप के क्वेश्चन कर लेना, लेकिन ब्रेक मत लेना। अब आपको जब तक आपका एक अच्छा प्लेसमेंट ना हो जाए, ब्रेक लेना ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आज की क्लास का मेन मोटिव क्या था? कंसिस्टेंसी। प्रीवियस क्लास का मेन मोटिव क्या था? कि
प्रैक्टिस जो है वो हमें एक्सीलेंस की तरफ ले जाती है। अगर हम कोई भी काम परफेक्शन करके सोचेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट बनना है, तो हम परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो हम जिस भी पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पे हमें अटैक करना है। अटैक इन द सेंस कि लड़ना नहीं है, अटैक मतलब कि हमको जो भी इंटरव्यूअर, जो भी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, बिल्कुल ग्रैब करना है इससे पहले कि कोई और ग्रैब कर ले। ठीक है, तो परफेक्ट नहीं बनना, बस एक्सीलेंस बनना है। सौम्य, डन लिखा आपने, हो गया आपका। सॉल्यूशन पेस्ट करो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप सॉल्यूशन पेस्ट करो, मैं देखता हूँ। परफेक्ट, वेल डन। ठीक है, अब हम भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो सबको समझ आ ही गया था, अब एक बार देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमको समझ नहीं आता ना पढ़ के, कि क्या बोलते हैं, क्या 2D है, क्या 1D है, और डिस्क्रिप्शन ही समझ में नहीं आता लीड कोड का। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यू आर गिवन एन m इंटू एन इंटीजर ग्रेड अकाउंट्स। इसको थोड़ा टफ सुनने में लगता है कि ग्रेड m इंटू एन, लेकिन आप इसको कुछ बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। m इंटू एन मतलब कि कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे। m रोज को डिनोट करता है, कॉलम्स एन कॉलम्स को डिनोट करते हैं। तो एम और एन कुछ भी हो सकते हैं, वो हमको नीचे एग्जांपल्स में पता चल जाएगा एम और एन क्या है, तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना, पॉइंट वन। सेकंड, ग्रिड भी उसी को बोलते हैं जिसको मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। कोई ग्रिड बोलता है, कोई 2D एरे बोलता है, तो उस पर भी कंफ्यूज नहीं होना। ये है जरूर कि इसका अकाउंट्स नाम होगा। कैसे पता? देखो, इन्होंने अकाउंट्स नाम से मुझको दिए ना वैल्यूज, यहाँ पे भी एग्जाम्पल 2 में भी अकाउंट्स नाम से दिए। इवन यहाँ पे जो मुझे ये वेरिएबल दिया है, क्योंकि लीड कोड पे आपको मेन तो बनाना नहीं पड़ता, जरूरत नहीं है मेन आप बनाओ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। आपको तो लीड कोड पहले से मेन बना के रखता है और एक मेथड दे के रखता है। और लीड कोड का ये कहना है कि आप इस मेथड को कंप्लीट कर दो, या मैंने आर्गुमेंट में आपको पहले से इनपुट दे के रखा है और मैंने आपके मेथड में रिटर्न टाइप दे के रखी है, जैसे यहाँ पे इंटीजर है, तो आप तो अपना कोड पूरा लिखो और आखिरी में आंसर को रिटर्न कर दो, जैसे आप नॉर्मल मेथड में करते हो। लीड कोड ने सिंपल चीजें करके रखी हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपके वेरिएबल जिसमें मैं आपको वैल्यूज दूंगा उसका नाम अकाउंट्स है, पॉइंट वन। सेकंड चीज यहाँ पे क्या कहा गया है कि अमाउंट आई जे जो होगा, यानी कि हर आई का मतलब हर रो का जितने भी जे होंगे, आई जे इज द अमाउंट ऑफ मनी आई एट कस्टमर हैज। देखो कितना परफेक्ट इन्होंने लिखा है यहाँ पे। इन्होंने लिखा है कि जितने भी आई जे पे आप रहोगे, अगर आई, जो भी आई है वो आपके कस्टमर को डिनोट करेगा और जे जो है बैंक को डिनोट करेगा। इसका मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक अकाउंट्स आई जे, आई जे है, और आई अगर मेरा 4 है और जे मेरा 7 है, बड़ी वैल्यूज ले रहा हूं, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि जो भी मेरे पास एक मैट्रिक्स, एक ग्रेड, एक 2D है, जो भी मेरे पास होगा, इसमें कई सारी रोज होंगी, जिसमें से एक फोर्थ रो होगी। फोर्थ रो पे कई सारे कॉलम्स होंगे, लेकिन जो उसमें से 7 कॉलम होगा, 7, अब मैं पूरे 7 कॉलम नहीं बना रहा, लेकिन कोई तो 7 कॉलम होगा ना, जीरो ऐसे कर करके कुछ इसका होगा, तो 7 होगा। उस पे आपको सिंपली उस पे जाना है, और जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, वो आपका अकाउंट का, उस बैंक का बैलेंस होगा। और आप जब सबको प्लस कर लोगे तो आपको टोटल वेल्थ मिल जाएगी। फिर इन्होंने कहा है कि रिटर्न कर दो वेल्थ डेट रिचेस्ट कस्टमर हैज, यानी कि हर लाइन पूरे बैंक बता रही है एक कस्टमर के, इनको ऐड करो, और जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट कस्टमर हो ना इतने सारों में से, कस्टमर की रिचेस्ट वैल्यू आप रिटर्न कर दो। फिर यहां कहा जा रहा है अ कस्टमर वेल्थ इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन ऑल देयर बैंक अकाउंट्स, द रिचेस्ट कस्टमर इज द कस्टमर दैट हैज द मैक्सिमम वेल्थ। वही ऊपर वाली बात रिटर्न करी इन्होंने। यहाँ पे ये बता दिया कि जो रिचेस्ट कस्टमर है वो कस्टमर होगा जिसकी मैक्सिमम वेल्थ होगी। वो मैक्सिमम वेल्थ किसकी होगी? जिसके सारे अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पैसा होगा। अब हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट अगर इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आते तो उनसे तो ये बनता नहीं, तो उनकी पहली अप्रोच क्या होती? आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में पहला अप्रोच ये यूज करना चाहिए कि आप इनपुट में आके देखो कि इन्होंने दिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3 2 1, ये 2D एरे को देने का एक सिंपल तरीका होता है जो हर आईडी फॉलो करता है। तो इस तरह से अगर आपको वैल्यूज दिए हैं, तो आपको यहाँ पे 6 दिया है और इसके बाद इन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, आउटपुट देने के बाद एक्सप्लेनेशन दिया है। एक बार एक्सप्लेनेशन को ऑब्जर्व करो। 1 + 2 + 3 = 6, 3 + 2 + 1 = 6, दोनों 6 हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 6 आउटपुट दे दिया। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा फर्स्ट कस्टमर की वेल्थ 6 है, सेकंड कस्टमर की वेल्थ 10 है, और थर्ड कस्टमर की वेल्थ 8 है। तो इन्होंने इसमें से मेजर करा। ऑब्वियसली ये तो हमें भी दिख रहा है ना कि आउटपुट में 10 दिया है और इन तीनों वैल्यूज में 10 मैक्सिमम है। इसका मतलब कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है।
तो इस तरह एक बार ट्राई करा करो, जिनको भी लीड कोड किया किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आते, एक बार इनपुट आउटपुट देखने की कोशिश करा करो, आप लोग इजिली समझ में आ जाएगा। इवन मुझे भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। नेक्स्ट अब हम कोड पे आते हैं। यहाँ पे मुझे ये कंफर्म है कि मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकालना है रिचेस्ट, तो मैं सबसे पहला वेरिएबल तो वही बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ रिचेस्ट, और स्टार्टिंग में मैं 0 दे देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन रिचेस्ट है, क्या मुझको वैल्यू देनी है। ठीक है, अब मेरे पास एक 2D एरे है। अभी मैं इमेजिन करता हूं, तो मैं आपको एक इमेजिनेशन से हम काम करते हैं। वो इमेजिनेशन ये है कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास, और आप लोग मेरे साथ साथ ये इमेजिन करो कि इस पर्टिकुलर 2D एरे पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं कोडिंग के थ्रू, और हमको फाइंड आउट करना है कि क्या ये इतना कैपेबल है हमारा कोड कि इसके अंदर से ये जो मेरे सामने आपके डायग्राम बनाया है, मैट्रिक्स ग्रिड जो आप इसको बोल लो, क्या हम इसमें से मैक्सिमम निकाल पा रहे हैं। ओरली तो मुझे पता है कि ये 6 आएगा, मुझको ये भी पता है कि इसका 15 कुछ आ रहा है, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि इसका 24 के आसपास कुछ आ रहा है। क्या मैं कोड के थ्रू ये चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? अपन कोशिश करते हैं। इंडेक्सिंग सबसे पहले एक बार देखते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग अगर होगी तो किस तरह होगी। ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। दिस इज वेरी सिंपल। मेरा टारगेट होगा मैं बिना सोचे समझे पहली रो पे जाऊं, और इसका एक वेरिएबल में, मान लो मैंने वेरिएबल का नाम रखा वेल्थ, वेल्थ इनको ऐड करूं मैं, इनको ऐड करूं और वेल्थ के अंदर रख दूं। ऐड करने पे वेल्थ में आ जाएगा 6। ठीक है, और एक मेरा रिचेस्ट नाम का भी वेरिएबल होगा जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, RICHEST। एक रिचेस्ट नाम का वेरिएबल होगा जिसमें शुरू में 0 होगा। मैं हर लाइन में जाऊंगा, ध्यान से सुनना, यही मेन लॉजिक है। मैं हर लाइन में जाऊंगा, टोटल वेल्थ निकालूंगा और देखूंगा कि इस पर्सन की टोटल वेल्थ क्या रिचेस्ट से ज्यादा है। अगर रिचेस्ट से ज्यादा है तो मतलब यही पर्सन सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, और अगर इस पर्सन की टोटल वेल्थ रिचेस्ट वाले से कम है तो इसका मतलब मुझे इसको इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ 6 आया, रिचेस्ट में मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है अभी फिलहाल सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास है, तो मैं अपने रिचेस्ट को अपडेट कर दूंगा। इसका मतलब कि मेरा रिचेस्ट पर्सन के पास 6 है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, वेरी इजी, मैं जाऊंगा नेक्स्ट लाइन में। मैं इस लाइन को टारगेट बनाऊंगा, यानी इस कस्टमर को टारगेट बनाऊंगा। फिर मैं गिनूंगा कि इसके पास कितना वेल्थ है, 4 5 6। मुझे वेल्थ अपडेट कर दूंगा मैं, मुझे पता चल जाएगा कि इसके पास जो वेल्थ है वो 15 है। इस पूरी लाइन को ट्रेसिंग करने के बाद अगेन रिचेस से पूछूंगा कि तुम्हारे पास जो अमाउंट है वो कम है या ज्यादा है। रिचेस को पता चल जाएगा कि रिचेस के पास कम है, वेल्थ के पास ज्यादा है। इसका मतलब जो वेल्थ जिस भी बंदे की है उसी के पास सबसे ज्यादा पैसा हुआ, तो ये वाला अमाउंट मैं अपडेट करके इसमें डाल दूंगा, 15, है ना, सिंपल। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन को टारगेट बनाऊंगा, दिस वन को, कोड के थ्रू इस लाइन को मैं टारगेट बनाऊंगा और मैं इसका अमाउंट गिनूंगा। इसका अमाउंट जो भी होगा वो वेल्थ में आ जाएगा। कैसे आएगा, एक लूप चलेगा, लूप वेल्थ के अंदर डालेगा 7, ठीक है, फिर 8 मिलेगा, वो 7 को 8 में प्लस करके कर देगा 15, ठीक है, फिर वो 9 को पकड़ेगा और 15 में 9 को प्लस करके वेल्थ में अल्टीमेटली डाल देगा 24। फिर एक पूरी लाइन ट्रेवर्स हो गई। फिर से वो रिचेस के पास जाएगा, कहेगा तुम्हारे पास कितना है, रिचेस कहेगा 15, कहेगा मेरे पास 24 है, यानी जिस पर्सन के पेज से मैं गिन के आ रहा हूँ, जिस पर्सन का अमाउंट मैंने काउंट करा वो सबसे ज्यादा रिचेस है, उसका अमाउंट अपने अंदर रखो। तो रिचेस कहेगा ठीक है, मेरे अंदर 24 डाल दो। इस तरह मेरे सारे लूप एंड हो जाएंगे और जो भी रिचेस के अंदर बचेगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। ये रिचेस इसमें जो भी बचेगा इसको सिंपली रिटर्न कर देते हैं। अब इस चीज को कोड वाइज करके देखते हैं। रिचेस मैंने बना लिया, ठीक है, अब मुझे एक एक पर्सन के पास जाना है। तो पहले तो मैं एक एक रो के पास जाने की कोशिश करता हूं। तो मैं इंट i इक्वल्स टू 0 चलाऊंगा। आई लेस देन, किससे छोटा होना चाहिए आई, अकाउंट्स डॉट लेंथ से। अकाउंट्स डॉट लेंथ का मतलब पता है कि जितने भी मेरे पास रोज हैं, है ना, हो सकता है मेरे पास टोटल 5 लाइनें हो, तो उससे कम चलना चाहिए वरना एक्सेप्शन आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे तो मैं एक एक लाइन के पास जाने के कैपेबल हो गया, ठीक है। अगर मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूं कि यहाँ मैंने ना ट्रेवर्स करा है रो वाइज,
यानी कि एक एक पर्सन पे मैं ट्रेवर्स कर पा रहा हूँ। अब मुझे एक एक पर्सन पे नहीं करना, एक एक पर्सन के पैसे पे भी करना है, अमाउंट पे, कि उसके पास वेल्थ कितनी है। तो उसके लिए मैं एक इनर एक और लूप चला लूंगा, जिसपे मैं अब एक एक पर्सन के कॉलम वाइज ट्रेवर्स करूंगा, कॉलम वाइज। ठीक है, एक फॉर लूप चलेगा। इंट, इसको मैं जे से बना देता हूँ, जे इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर यहाँ पे, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, इस तरह लिख देते हैं, है ना। तो ऐसा तो करना कुछ बच्चों की नजर में सही हो सकता है, कुछ की नजर में गलत। मुझे बता सकते हो ये जो मैंने लिखा है सही है या गलत? ये जो इनर लूप के लिए मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये सही है? हम्म, तनीषा परफेक्ट। इंडेक्स आएगा ना सर अंदर? आशुतोष परफेक्ट। और देखो, पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अगर मुझे पक्का पता होता, पक्का मुझे पता होता कि जो भी मैट्रिक्स मुझे मिलने वाला है उसकी लेंथ, यानी कि उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो बराबर होने वाले हैं। यानी कि इसमें भी 2 कॉलम होंगे और रो भी 2 होगी। ठीक है, और अगर गलती से रो 3 आ गई, रो 3 आ गई, तो कॉलम भी 3 ही आएंगे। यानी कि अगर ये मेरे पास 3 रोज आ गई, तो कॉलम्स भी बढ़ जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ ये लिख सकता था, क्या रीजन इज कि जितनी रोज है उतने कॉलम्स हैं। ऊपर वाला, ये वाला जो फॉर लूप है, ये रो पे ट्रेवर्स करेगा। नीचे वाला जो फॉर लूप है, इनर फॉर लूप, ये कॉलम पे ट्रेवर्स करेगा। और रो और कॉलम की साइज ही बराबर है, तो कुछ भी लिख दो ना, बस उस साइज के बराबर का नंबर होना चाहिए, है ना। पहला पॉइंट। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ रोज अलग है, कॉलम्स अलग है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 2 रोज दी हुई है, लेकिन इनके अंदर 1 2 3 3 2 1, यानी कि 3 3 एलिमेंट दी, यानी 3 इसकी जो रोज हैं वो 2 आएगी, 2 लाइनें आएंगी, लेकिन कॉलम 3 आएंगे, क्योंकि हर रो के अंदर 3 नंबर्स हैं। यानी यहाँ पे रो अलग है, कॉलम अलग है, दोनों के साइज अलग है। तो आपको यहाँ पे ट्रेवर्स करते वक्त बोलना पड़ेगा कि अकाउंट्स के बराबर नहीं करना है ट्रेवर्स। लगा सकते हैं, कुछ फॉर ईच भी लगा सकते हैं। मुझे अकाउंट्स के बराबर ट्रेवर्स नहीं करना, मुझे उस अकाउंट्स के, उस इंडेक्स के बराबर ट्रेवर्स करना है जो उसके अंदर है। यानी कि अकाउंट्स ये पूरा हो गया, इंडेक्स मतलब ये हो गया कि इसका जितना साइज है, अभी इसका 3 साइज है, तो ये मुझसे अकाउंट्स आई कह देगा कि 3 बार ट्रेवर्स करना है बस मुझे। एक बार इसको कोड के थ्रू समझो आप। कहने का मतलब है यहाँ पे इस तरह आना चाहिए कि मैं जिस रो को होल्ड कर रहा हूं, उस रो में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार मेरा लूप चलाओ, इनर लूप उतनी बार चलाओ। ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब मुझे आगे क्या करना है, एक एक की वेल्थ गिननी है। मैं वेल्थ किस में गिनूंगा? अगर मैं रिचेस में गिन लूंगा तो फिर मेरा फायदा क्या, वो तो हर लाइन में अपडेट होता रहेगा। तो वेल्थ के लिए मुझे एक नए वेरिएबल की जरूरत है। उस नए वेरिएबल को मैं नाम वेल्थ ही दे देता हूँ, इंट WELTH, वेल्थ 0। मैं ये मान लेता हूँ कि हर लाइन को गिनने से पहले शुरू में 0 वेल्थ है। यानी अगर मैं फर्स्ट कस्टमर की पूरे पैसे को गिनने वाला हूं, तो शुरू में मैं मानता हूं कि 0 है, और फिर एक एक को गिन के ऐड करता जाऊंगा वेल्थ में। तो कैसे होगा वो ऐड? मैं सिंपली लिखूंगा WELTH, वेल्थ इज इक्वल टू, वेल्थ में प्लस हो जाए उस बंदे का वो पर्टिकुलर इंडेक्स का अमाउंट, यानी कि अकाउंट्स आई, मतलब उस रो में जेथ कॉलम का अमाउंट, वो ऐड हो जाए। तो सिंपली वेल्थ में एक एक इंडेक्स पे हम जाते जाएंगे, अमाउंट ऐड करते जाएंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये पूरा एक फॉर लूप एक लाइन पे चलेगा। उसके बाद मुझे वेल्थ में कुछ अमाउंट पता चल जाएगा, मैं कंपेयर कर लूंगा रिचेस से, कि रिचेस, ये जो मुझे वेल्थ में एक नए बंदे का पैसा पता चला है, अमाउंट पता चला है, क्या ये तुमसे ज्यादा है? अगर है तो इसको तुम अपने पास रख लो, क्योंकि मुझे ज्यादा वाला शो करना है। लेकिन अगर ये कम है, जो मुझे नया पता चला है, तो रिचेस तुम्हारा अगर ज्यादा है तो तुम अपने पास जो है वही रखो, इसको रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक में इफ लगाऊं, इफ के अंदर मैं क्या चाहता हूं कि रिचेस, तुम्हारे अंदर जो अमाउंट है अगर वो छोटा है, और जो बाहर से आ रहा है, यानी जो वेल्थ का अमाउंट है, अगर वो बड़ा है, बड़ा वाला साइन मैंने वेल्थ की तरफ लगाया, अगर वेल्थ के पास से जो आ रहा है वो बड़ा है, तो मैं कहूंगा रिचेस तुम अपने अंदर वेल्थ की वैल्यू रख लो, क्योंकि मुझे वेल्थ लगाने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद मैं बाहर आऊंगा, रिचेस हर बार अपडेट होता रहेगा बड़ी वैल्यू के साथ, छोटी वैल्यूज पे इग्नोर मारता रहेगा। आखिरी में मैं रिटर्न कर दूंगा रिचेस, क्योंकि मुझे ये पता करना था रिचेस वैल्यू कौन सी है। समझ आया आप लोगों को? यहाँ पे मैंने J++ स्किप कर दिया था, तो वो भी लगा दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है कोड में या परफेक्ट है। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो गए मेरे तीनों। अब दूसरी चीज अपन को ये समझना है
कि जो पूरा कोड है, पहला तो कुछ बच्चों ने पॉइंट करा कि ये सर फोर ईच से भी तो हो सकता है, तो फोर ईच से हो सकता है, जिन्होंने करा वेल एंड गुड। आप लोगों में से जिन्होंने नहीं करा, एक बार इसको ट्राई करना, अगर फोर ईच नहीं बनता है तो मैं आपको वो बता दूंगा, लेकिन अभी न्यू ऑडियंस के लिए, बिगिनर्स के लिए इस तरह कोड समझना ज्यादा आसान है। पॉइंट वन। सेकेंड, ये जो मैंने लिखा है वेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ काउंट आईजे, इसको क्या मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में मैं कैसे लिख सकता हूँ? परफेक्ट। मैं इसको अगर प्लस इक्वल्स टू करके लिख दूंगा ना, तो इसका भी मतलब वही रहेगा। हेमंत गलती कर दी। वेल्थ प्लस प्लस, एक बात बताओ, वेल्थ को एक प्लस करेगा ना भाई? अगर वेल्थ प्लस प्लस कर दूंगा मैं, और मान लो मेरी वेल्थ के अंदर 10 था, तो वो तो 11 हो जाएगा। ये कोई सेंस थोड़ी बना, क्योंकि हो सकता था कि उस बंदे के पास 3 रुपए होते, 3,000 रुपए होते, कुछ तो होता थ्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझको 10 के अंदर 3 प्लस करके 13 करना चाहिए था, तो इसलिए मैं प्लस प्लस नहीं करूंगा, मैं प्लस इक्वल्स टू करके अकाउंट लिख दूंगा आई और जे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक बात तो ये हो गई। क्या इस इफ को भी मैं किसी और तरह रिप्लेस कर सकता हूँ? हेमंत, आपको समझ में आया तो एक बार कंफर्म कर दो चैट पे, जो मैंने अभी बताया कि प्लस प्लस क्यों नहीं आएगा, या मैं फिर से समझाऊं? और जब तक दूसरे स्टूडेंट से बताओ, इस इफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि रिचेस्ट में वो आए जो मैक्सिमम है, यानी मेट डॉट मैक्स, मेट डॉट मैक्स, और इसको मैं बोल दूं कि रिचेस्ट और वेल्थ, इन दोनों में जो भी बड़ा है वो रिचेस्ट में डाल दो। क्या ये सही है? ये जो मैथ डॉट मैक्स है, ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसको दो वैल्यूज दे दो, जो बड़ी होती है वो मिल जाती है। अगर रिचेस्ट पहले से ही बड़ा होगा तो सेम का सेम रिचेस्ट में चला जाएगा, और अगर वेल्थ बड़ा होगा तो वेल्थ जाके रिचेस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। बहुत सिंपल, एक बार इसको रन करके देखता हैं। अब लीड कोड ना आपके ओवरऑल क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखता है, ये देखने के लिए कि इस पर्टिकुलर यूजर ने कितने क्वेश्चंस करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ समझो और घर जाके नेक्स्ट दिन भूल जाओ, इसको आपको आके सबमिट करना है। ठीक है, अगर मैं लीड कोड नॉर्मल या प्लेटफॉर्म पे चलूं, तो लीड कोड इस तरह स्ट्रीक पूरी मेंटेन करके रखता है कि किसने अपना कोड सबमिट करा, किसने नहीं करा। जैसे मेरा यहाँ पे 361 वो बता रहा है, उसके बेसिस पे मेरी यहाँ पे कुछ रैंक वो बता रहा है, ये ग्रीन डॉट्स वो मुझे बता रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कि क्लास अटेंड करिए और बस रन करके चेक कर लिया कि चल रहा है या नहीं, आपको इसको सबमिट भी करना है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ऑल क्लियर? हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा टिपिकल लगे। अनुभव, मुझे लास्ट में इस क्वेश्चन को याद दिलाना, मैं आपको समझाता हूँ। अभी अपन बस इस क्वेश्चन को एक बार और कर लें। ये मेरा एक न्यू क्वेश्चन है जहां पे ये बात हो रही है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, कोई आपको ग्रिड दिया होगा, कोई कहेगा आपको एक 2D अरे दिया होगा, अल्टीमेटली आपको वो एक बॉक्स दिया होगा जिसमें वैल्यूज होंगी रो और कॉलम वाइज। आपको डायगोनल्स का सम बताना है, डायगोनल सम। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हो सकता है आपको डायरेक्ट उठ के आ जाए, और डायरेक्ट उठ के नहीं आया ना, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं ये बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि डायगोनल अल्टीमेटली सेम ही होते हैं सब में, तो डायगोनल एटलीस्ट आपको निकालना आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है? आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं पे आपका जैकपॉट लग जाएगा अगर आप समझ गए। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि m इंटू एन, जो मैं बोल रहा था, अब यहाँ पे m इंटू एन का चक्कर नहीं रहा, यहाँ पे m इंटू एम ही हो गया, या फिर इसको n इंटू एन बोल लो। यानी कि अब दोनों सेम रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि रोज अलग होंगी और कॉलम्स अलग होंगे, दोनों सेम होंगे। यानी अगर 2 रोज हुई तो 2 कॉलम, 4 रोज हुई तो 4 कॉलम, 7 रोज हुई तो 7 कॉलम्स। काफी इजी है समझना। तो इस चीज को अब आप लोग यहाँ पे पॉइंट करना सीख जाओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब लेंथ और ब्रेथ, रो और कॉलम बराबर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कहा गया रिटर्न द सम ऑफ द मैट्रिक्स डायगोनल डोंट इंक्लूड सेम इंडेक्स एलिमेंट ट्वाइस। ये मैं एक बार समझाता हूँ, ये येलो कलर से जो लाइन लिखी है। पहले हम ये समझते हैं हमें रिटर्न क्या करना है। तो हमें रिटर्न पता है क्या करना है? अगर आप इसको एक बॉक्स की तरह इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं, एक सॉरी 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और 4 रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो 4 रोज 4 कॉलम। तो ये एक तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स की तरह हो गया, और स्क्वायर बॉक्स के दो कॉर्नर्स को आप हमेशा मिला सकते हो। तो इसके जो दो कॉर्नर होंगे ना, वो इन एलिमेंट से मिलके बन रहा है, ये वाला वन, ये वाला वन एंड ये वाला वन। ये एक पूरी लाइन बन रही है जो फर्स्ट कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक जा रही है, दिस वन।
ठीक है। एंड एक डायगोनल ये बन रहा है, ये वाला वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। यानी कि ये जो पूरा मैंने कट करा, तो एक स्क्वायर में ऐसे दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की बात करी जाए, तो जो ये वाला मेन डायगोनल होता है ना, दिस वन, इसको कहा जाता है प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी। और ये जो दूसरा वाला है, वन, 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 इसको कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल। तो कभी आपसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि प्राइमरी डायगोनल निकालो या सेकेंडरी डायगोनल निकालो, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन से डायगोनल की बात हो रही है, कंफ्यूज होके मत बैठ जाना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों डायगोनल की बात हो रही है, कि इस पूरे डायगोनल का भी सम निकालो, दूसरे डायगोनल का भी सम निकालो, उन्हें ऐड करो और फिर रिजल्ट के तौर पे पेश कर दो, ठीक है। लेकिन एक बात है, कोई भी एलिमेंट दो बार काउंट ना हो जाए, ये पॉइंट है। ये कैसे मुझे पता चलेगा? मुझको ये चीज इस तरह पता चलेगी कि जब भी मेरा इवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे, इवन नंबर मतलब इसकी एक बार काउंट करके देखो, 1 2 3 4, इसकी जो रोज हैं वो 4 हैं, कॉलम से एक बार काउंट करके देखो, 1 2 3 4, ये भी 4। ऑब्वियसली वो तो वैसे भी सेम होने वाले थे, हमें पता है। 4 इज अ इवन नंबर ना, यस और नो? यस, 4 इज अ इवन नंबर। तो जो भी इवन नंबर आए, इवन नंबर की लेंथ और कॉलम होगी ना, इसमें कभी भी बीच का कोई एलिमेंट आपस में टकराएगा नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन जब भी ऑड नंबर, हाँ, ये वाला केस, यहां देखो, 1 5 9, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 5 फिर से काउंट हो रहा है, 5 यहाँ डबल बार आ रहा है, और 7। यानी कि जब भी ये वाला केस होगा ना, जहां पे आपको इसकी एक बार गिनो, 1 2 3, यानी इसकी रो 3 है, और अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 होंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब भी ये ऑड नंबर वाला केस आएगा ना, तो एक एलिमेंट हमेशा बीच में फंसेगा, जो दोनों डायगोनल का पॉइंट होगा, दोनों डायगोनल का इंटरसेक्ट होगा, जिसपे से दोनों डायगोनल होते हुए गुजरेंगे। तो आपका जब भी ऐसा सिनेरियो है, आपको गिनना पड़ेगा कि मेरा मैट्रिक्स जो है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसकी लेंथ, इसकी रो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन है तो अपना नॉर्मल लॉजिक लिख दो। और अगर ऑड है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका सेंट्रल एलिमेंट कहीं दो बार तो काउंट नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि सेम इंडेक्स ट्वाइस, दो बार काउंट नहीं करना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वापस फोकस हटाते हैं ये टर्मिनोलॉजी और लॉजिक से, अपन आते हैं कि क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या है। तो एक बार मुझे कोई गिन के बता सकता है कि ये वाली जो डायगोनल है, इसका सम कितना आ रहा है? 4। कोई मुझे दूसरी डायगोनल का सम बता सकता है? इसका भी 4 आ रहा है। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 8। बस, तो इसका आंसर 8 हुआ। आपको 8 प्रिंट करना है, रिटर्न करना है, जो समझना है समझ लो। एक बार सेम चीज दूसरे पे करके देखते हैं। मुझे इसका सम बताओ, प्राइमरी डायगोनल का। प्राइमरी डायगोनल का तो मुझे 15 दिख रहा है, 11 किसको दिख रहा है? 15 है ना। सेकेंडरी डायगोनल का सम मुझे बताओ। 3 + 5 8 +7 15। दिस इज जस्ट कोइंसिडेंट कि सेम आया, हर बार सेम नहीं आएगा, है ना। वरना एक डायगोनल का निकाल के इंटू 2 करके रिटर्न कर दो, ऐसा नहीं करना, हर बार सेम नहीं आएगा। 15। टोटल सम कितना आया? अनुभव सही रास्ते पे जा रहा है। इसका दिखने में तो टोटल सम 30 आया, लेकिन 30 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5 आपने दो बार काउंट कर लिया। आपको 30 - 5 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि 5 दो बार आ रहा है। तो 30 - 5 = 25। तो यहाँ पे आपका आंसर 25 रहेगा। तो दोनों सिचुएशन, यहाँ पे 8 आंसर है, यहाँ पे 25। क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस और नो? फाइनल थम्स अप दे दो मुझको। आया समझ? 5 मिनट्स का टाइम लो, लॉजिक सोचो, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। परफेक्ट अनुभव, मनीषा, सतेंद्र, ललित। अब मजा आ रहा है ना, सब इंटरेक्ट कर रहा है। यूसुफ, अजय, हेमंत, तौफीक। चलिए मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग 5 मिनट्स लो। क्या टाइम हो रहा है? 7:05। मैं आपको 5 मिनट और दे रहा हूँ, 7:10 पे अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है सुनने में, कि एक डायगोनल निकालो, दूसरा निकालो, ऐड कर दो। ट्राई करो। दोनों डायगोनल नहीं भी निकाल पा रहा है, कोई बात नहीं। कोई एक ऐसा है जिसने एटलीस्ट वन डायगोनल, जो प्राइमरी डायगोनल है, उसका सम निकालना कोशिश कर ली। 7% बन गया। 93% कहाँ है? हेमंत, 70।
थैंक गॉड। आई एंड जे साथ में इंक्रीमेंट करें तो प्राइमरी डायगोनल हो जाएगा। कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को साथ में इंक्रीमेंट करोगे ना तो सेकेंडरी डायगोनल तो भूल ही जाओ। तुमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तुम इंक्रीमेंट एक एक बार करो, लेकिन तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो सिचुएशन जहाँ पे आई और जे बराबर हो वही सेकेंडरी डायगोनल का कोई ना कोई एलिमेंट है, उसको तुम एक एलिमेंट में स्टोर कर लो। अब इसके बाद तुम्हें सोचना है कि वो कौन से इंडेक्सेस होंगे जिन पे कंफर्म है कि सेकेंडरी डायगोनल का कोई ना कोई एलिमेंट होगा। उन इंडेक्सेस पे एक इफ लगाओ या एल्स लगाओ और सिंपली उनको ग्रैब करके एक वेरिएबल में ऐड करते जाओ। सेकेंडरी के लिए आई को इंक्रीमेंट और जे को डिक्रीमेंट कर लेंगे। परफेक्ट। कैसे करोगे लेकिन? दो लूप लगाने की सोच रहा हो क्या? दो लूप में हो जाएगा। एक लूप में करके बताओ। मतलब पूरा लूप एक ही बार चलाओ। हम्म। हेमंत ने भेजा है कुछ कोड। अब देखो हेमंत, मतलब कोड मैं अभी तुम्हारा चेक कर रहा हूँ सही है नहीं। तुमने ऊपर वाला फॉर लूप चलाया है मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक, नीचे वाला फॉर लूप चलाया है मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ तक। हालांकि हालांकि जीरो की लेंथ तक चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि जितने पूरे मैट्रिक्स की रो है ना उतने ही कॉलम है। तो तुमको दो बार उसको लेंथ डॉट लेंथ की जगह तुम एक एन के अंदर भी डाल सकते हो, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। हालांकि ये भी सही है, कॉम्प्लेक्सिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट मैं एक बार रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट तुमने लिखा ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ आई और जे सेम हो, मैट्रिक्स का आई और जे सम में आ जाए, बिग थम्स अप, परफेक्ट। सेकंड आपने क्या लिखा? अरे वाह हेमंत, सही है सही है। जहां पे आई प्लस जे बराबर हो रहा हो मैट्रिक्स माइनस वन के बराबर, वो सम में आ जाए। परफेक्ट परफेक्ट। अनुभव ने क्या सोचा है? आई प्लस जे, हाँ हाँ, सब सही रास्ते पे जा रहा हूँ, बिल्कुल सही। सौम्या ने भेजा है। क्या है सौम्या का लॉजिक? लेंथ तक चलाओ, जे को भी लेंथ तक चलाओ, आई और जे। परफेक्ट। आप अलग अलग इफेल्स की जगह एक और भी लगा सकते हो, जो उनमें से कोई भी ट्रू हो तो ऐड हो जाए। परफेक्ट। सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कुछ बच्चे। अगर इतने कर पाए इसका मतलब है दूसरे बच्चे जिनसे नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको पास्ट में आपने कुछ क्वेश्चंस कम करे हो जिसकी वजह से वो लॉजिक बिल्डिंग ना बन पा रही हो, तो इस क्वेश्चन को कर लो। एटलीस्ट नया सीखोगे कि दो डायगोनल्स कैसे निकाल पाते हैं। तो आप नई चीज तो एटलीस्ट सीख के जा रहा हो ना। इसी तरह नए नए क्वेश्चंस को टैकल करते रहोगे, कुछ पुराने क्वेश्चन में करी हुई नॉलेज और कुछ उसी वक्त नई सीखी हुई नॉलेज कंबाइन करके ही तो आपको एक अच्छा कोडर, एक अच्छा प्रोग्रामर बनाएगी ना। मनीष ने भेजा है एक सम बना लेते हैं, लेंथ तक चलेगा, परफेक्ट, लेंथ तक चलेगा। आई प्लस वन, सॉरी आई प्लस जे मैट्रिक्स माइन, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। रिटर्न सम, बहुत बढ़िया। अगर इतने बच्चों ने सोच लिया तो एक बार हम भी लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद डायरेक्ट कोड पे चलते हैं। हालांकि मैं एक बार डायरेक्ट कोड पे जंप नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से नहीं बनाए। तो आई वांट कि उनको भी समझ में आए कि यहाँ हो क्या रहा है। इसके लिए अपन क्लियर स्क्रीन पे चलते हैं और एक नॉर्मल एक डायगोनल बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पे होगा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब जो पूछते जाऊं बस आंसर देते रहना। सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। पहले बताओ ये मैंने सही लिखा या गलत? ये तीन लाइन है और चार रो। इसका आंसर है बिग रॉन्ग, बिग नो। ये सही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मैट्रिक्स है, क्लियरली मेंशन है कि जितनी रोज होंगी उतने कॉलम्स होंगे। चार कॉलम है ना, एक रो की और जरूरत है, इसलिए 13, 14, 15, 16। क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर था, यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। पहला काम मेरा हो गया। सेकंड, मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ। इंडेक्सिंग क्या होगी? जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैंने इंडेक्सिंग कर ली। अब मुझे चाहिए क्या क्या, एक बार मैं उनको सर्कल करता हूँ। मुझे ये वन, सिक्स, इलेवन और सिक्सटीन, मुझे प्राइमरी में यही वैल्यूज चाहिए। यस और नो? यस। निकिता, अभी मैं आपका कोड भी देखता हूँ। परफेक्ट। ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। हम इस तरफ इंडेक्सिंग लिख के देखते हैं बस, ठीक है। इंडेक्सिंग वन के लिए आई की वैल्यू कितनी है? जीरो। और जे की वैल्यू जीरो। ये चार्ट जिनको क्वेश्चन समझ में आया चार्ट मुझसे पहले बना के दो चैट पे, जब तक मैं जिनको समझ नहीं आया वो देखो। अब ये बताओ ये जो सिक्स है इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? वन। आई इक्वल्स टू वन। और जे की वैल्यू कितनी है? जे की भी तो वन है।
जे इक्वल्स टू 1। अब अपन को 11 चाहिए। लूप पूरा चलता रहेगा एक एक एलिमेंट पे। मैं तो इफ लगा के सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को लूंगा जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखना है वो समझने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे 6 मिल जाएगा तो मुझे 11 चाहिए। 11 में आई की वैल्यू क्या है? 2। और जे की वैल्यू, सॉरी ये नहीं, इसकी सीध में ऊपर चलेंगे तो ये 2। यानी यहाँ पे आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है जब मुझे 11 चाहिए। और जब मुझे 16 चाहिए, जब भी मुझे 16 चाहिए, तो आई की वैल्यू 3 रहेगी और जे की वैल्यू भी 3 रहेगी। अब पैटर्न बनाने की बारी आई। पैटर्न मेरा इसमें यह बना कि जब जब आई और जे बराबर होंगे, आई और जे बराबर होंगे, आई और जे, जब जब आई और जे बराबर होंगे, इसका मतलब वो बिलोंग करेंगे एक सिंगल डायगोनल में से, जो मेरी प्राइमरी डायगोनल कहलाती है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा ना, जब मैं अपना फॉर लूप लगाऊंगा बाहर वाले रोज के लिए, इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा एक एक कॉलम के लिए, जिसमें मेरा लूप इस तरह चलेगा 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। इसमें मैं एक इफ लगा दूंगा और इफ में मैं लिख दूंगा जब जब आई और जे बराबर हो, तब तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ डायगोनल्स का ही कोई एलिमेंट आने वाला है या आ गया है। तो मैं इसके अंदर जाके सम में चीजों को प्लस कर दूंगा सम के अंदर। ठीक है। अब अपन थोड़ा इसको बैक लेके चलते हैं, दूसरी डायगोनल पे चलते हैं। दूसरी डायगोनल है 4 7 10 11। मेरा लूप तो वही होगा, एक आउटर लूप एक इनर लूप एक एक एलिमेंट पे चल रहा होगा। एक इफ मुझे समझ में आ गया कि इफ में मैं ये चेक कर लूंगा जहां आई और जे सेम हो, 0 0 1 1 2 2, जहां दोनों सेम हो वहां मुझे एक डायगोनल तो मिल गई। दूसरी डायगोनल कैसे मिलेगी, तो इसके लिए भी लिख के देखते हैं। लिख के पता है क्यों बता रहा हूं, जिससे घर पे आप लोग भी लिख के देखो एक एक वैल्यू को। सबसे पहले 4 के लिए ट्राई करते हैं। 4 के लिए आई कितना है? 0। जे कितना, ये वाला चार्ट अब मुझसे पहले बना दो जिनको समझ आ रहा है। जे है 3। ठीक है। 7 के लिए आई मेरा 1 है और जे मेरा 2 है। कैसे पता? ऊपर देखा तो J2 मिल गया, साइड में देखा तो I1 मिल गया। इसी तरह 10 के लिए साइड में देखा तो आई जो है वो 2 है और ऊपर देखा तो जे जो है वो 1 है। जे जो 1 है। 13 के लिए आई जो है वो 3 है, ऊपर देखूंगा तो जे जो है वो 0 है। ठीक है। आई के लिए 3 है और जे 0 है। समझना अब ध्यान से, अब मजा क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मुझे पता है एन मेरा 4 है। इंडेक्सिंग भली मेरी 0 से 3 है लेकिन लेंथ उसकी 4 है। मैंने इन दोनों में कुछ पैटर्न ढूंढने की जब कोशिश करी, हाँ अभिषेक परफेक्ट सही लिखा आपने, सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, मोनू, यूसुफ, निहिर, परफेक्ट। अब देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है लेंथ 4 है। आई और जे में मुझे पैटर्न ढूंढना है कि यार ऐसा कोई पैटर्न मिल जाए जिससे मैं ये समझ सकूं कि दोनों किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मुझे एक चीज समझ में आई, 0 + 3 = 3, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3। इसका मतलब ये है कि आई और जे जब भी ऐसी सिचुएशन में हो जब इन दोनों को प्लस करने पे ये n-1 के बराबर हो रहे हो। n-1, n मेरा 4 है, n-1 3 है। देखो आई और जे को प्लस करने पे हमेशा 3 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देखो जब भी मैं आई और जे को प्लस करूं तो जो नंबर आए वो n से एक कदम कम आए। n अभी 4 है तो सबका 3 आया। n अगर 5 होता तो सबका क्या आता? सबका सम 4 आता। परफेक्ट मोनू। तो ये मुझे चीज समझ में आई। पहली चीज ये है, जब भी आई और जे बराबर होंगे तो मुझको यहां वाला डायगोनल मिलेगा, ऐसा वाला। सॉरी पूरी डायग्राम पूरा सब गंदा होता जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने लगा। और जब भी आई प्लस जे पूरी लेंथ से एन से एक कदम कम होंगे तो मुझको ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स मिलेंगे। यही मेरा फाइनल कंक्लूजन था। एक बार मुझे बताओ ये समझ में आया ओरली सॉल्यूशन? अनुज वो भी कर सकते हैं, एक अलग लूप लगेगा लेकिन उसके लिए सेकेंडरी डायगोनल हो जाएगा सर। ये कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? दिस बिकम वेरी सिंपल नाउ, परफेक्ट नीर। ठीक है, इट मीन सबको समझ आ गया। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट काम स्क्रीन क्लियर करते हैं, डायरेक्ट कोड आईडी पे चलते हैं और एक एक लाइन लिख के देखते हैं कि हमसे कोड बन पा रहा है या नहीं। ये आ गया मैं यहाँ पे अपनी कोड स्क्रीन पे। ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा, जिन लोगों को चीजें समझ में आ जाती हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, प्लीज बोर मत होना, लेकिन जो समझ नहीं पा रहा है मुझे उनको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक क्लास है। नॉर्मली
जब आप लोग अपनी आईडी पे कोड करते हो, मेन बनाते हो, लीड कोड या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये जो मेन है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो होता है, इसमें स्ट्रिंग एआरजीएस होता है, ये लीड कोड और सारे प्लेटफॉर्म इंटरनली हैंडल कर लेते हैं। अब नॉर्मल कोड में आपको ध्यान होगा ना, जब हम मेन बनाते हैं तो हम कभी कभी कुछ मेथड्स कॉल कर लेते हैं। तो लीड कोड इन मेथड्स को इंटरनली कॉल कर लेता है और मेथड्स को डिफाइन करने के लिए बॉडी दे देता है। लीड कोड कहता है कि ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, मैं तुमको आर्ग्यूमेंट्स में, पैरामीटर में वो वैल्यू दे दूंगा जिसपे तुमको अपना काम करना है, जिसपे तुम्हें ऑपरेशन करना है, जिसपे तुम्हें लॉजिक सोचना है, वो मैं आर्ग्यूमेंट में दे दूंगा। और मैं एक रिटर्न टाइप दे दूंगा, तुम अपना कोड लिखो, चीजों को रिटर्न कर दो। वो जब तुम रिटर्न करोगे ना, तुम्हें पता है क्या करूंगा, मैं इस मेथड जहां भी मैंने कॉल करा है वहां तो मैं कैच कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने ऐसे रिटर्न कर दिया, वो मेथड में आ गया होगा। यहाँ एक वेरिएबल मैंने बना के रखा होगा, हो सकता है उसने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना के रखा हो, उसको वो वैल्यू मिल गई होगी, तो वो बाकी मेरा हेडेक है, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। तुम बार जैसे ही यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करोगे, तुमका आउटपुट दिख जाएगा प्रिंटेड। तुम ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो, सिंपल काम करो कि ये एक मेथड है, इस पे अपना लॉजिक लिखो और वैल्यू को रिटर्न कर दो। और कभी कभी मैं रिटर्न नहीं दूंगा तो तुम वैल्यू को यहीं कहीं प्रिंट कर दो या वैल्यू को अपडेट कर दो, लेकिन जो भी होगा मैं तुमको यहाँ मेंशन करके दूंगा हर चीज। तुम बाय डिफॉल्ट ये समझो कि यहाँ पे मैं तुमको वैल्यूज दूंगा जिन पे तुम्हें ऑपरेशन करना है, ये लीड कोड कहता है, मैं नहीं कह रहा। और आंसर मुझको रिटर्न कर दो। क्वेश्चन कैसे समझना है वो मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। समझ नहीं आ रहा तो ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख के समझ लेना। ये लीड कोड का बाय डिफॉल्ट एक माइंडसेट ऐसा समझ लो, जिन स्टूडेंट्स को ये चीजें समझने में दिक्कत होती है। अब मैं क्लियर करता हूँ। अगेन मैं आपको थोड़ा सा और बोर करना चाहूंगा, वो स्टूडेंट जो कह रहे थे सर लीड कोड का क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता, करना क्या है, एक बार ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन का नाम है मैट्रिक्स डायगोनल सम, 1572 इसका क्वेश्चन का नंबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है सेम मेरे जैसे मैंने स्लाइड पे लिखा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका नाम मैट होगा। मैंने अभी जब आपको क्लास लेने से पहले यहाँ पे कर रहा था तो मैंने इसको एआरआर कर दिया था, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की एआरआर लिखने की आदत है। लेकिन हो सकता है आप जब अपने लीड कोड पे इसको खोलो तो आपको यहाँ पे मैट लिखे दिखे, तो कंफ्यूज मत होना कि कुछ अलग क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि रिटर्न करो सम ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, स्लाइड में एक गलती थी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है डायगोनल, ये आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है डायगोनल नहीं डायगोनल्स, मतलब कि ऑब्वियसली एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वहीं समझ जाना। बाकी इमेज ने तो बता ही दिया है कि ये डायगोनल का सम, ये डायगोनल का सम बताना है। ये वाली डायगोनल प्राइमरी डायगोनल कहलाती है, ये दूसरी वाली डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल कहलाती है। लेकिन आप जब इनका सम निकालो तो आपको आंसर में एक चीज को, ये 5 जो है ओनली वंस काउंट करना है, यानी ये जो बीच में एक एलिमेंट है ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसको एक ही बार काउंट करना है। तो इसने यहाँ पे आपका आउटपुट दे दिया है। दूसरी बार में क्या कर रहा है लीड कोड ने, दूसरी बार में आपको एक और मतलब इवन वैल्यूज दी हैं, मतलब कि ये जो है और ये जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर डबल बार नहीं आ रहा। तो लीड कोड ने सिंपली काउंट करा कि अच्छा प्राइमरी डायगोनल 4 है, सेकेंडरी डायगोनल 4 है, दोनों को प्लस करा तो 8 है, 8। ठीक है। जिसको भी लीड कोड समझ में नहीं आता, एक बार इनपुट आउटपुट देखा करो, समझ आ जाएगा। नहीं आए तो फिर क्वेश्चन पढ़ो, 2-3 बार ट्राई करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब आता हूं मैं वापस अपने सॉल्यूशन पे। मुझको सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, मुझे डायगोनल्स का सम निकालना। तो पहला वेरिएबल तो मेरा सम नाम से ही बनेगा, जिसके अंदर मैं सम निकालूंगा। अब मुझे फोकस करना है कि मेरी प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल दोनों की इंडेक्सिंग मुझे समझ आ गई है कैसे होगी, उनको मैं ऐड कैसे करूं। तो सबसे पहले तो मुझे एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, है ना। ऐड करने की तो बात बहुत दूर की है, पहला टारगेट तो ये होगा कि किस तरह मैं एक एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करूं हर लाइन के, फिर दूसरे लाइन के एक एक एलिमेंट पे, इस तरह मुझे हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना है। तो उसके लिए सिंपल है, ये रट जाना चाहिए। 2D एरे में 2 लूप लगते हैं जब एक एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना होता है। पहला मैं i = 0 से चलाता हूँ, i लेस देन, अब मैं लिख सकता हूँ ARR डॉट लेंथ, लेंथ ये भी लिख सकता हूँ। या मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट n = ARR डॉट लेंथ। इसमें लेंथ आ गई। अब मुझे पता है कि ये जो लेंथ है ना, ये रोज की भी सेम रहेगी, मतलब ये इस तरह इशारा करना चाहिए मुझे, एक एक रो के लिए भी सेम रहेगी और उनमें जितने भी कॉलम्स हैं उनके लिए भी सेम रहेगी। तो एक एन को ही मैं बार बार यूज कर लूंगा। परफेक्ट, ये चीज मुझे समझ आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैंने एन तक चला दिया और आई प्लस प्लस, ये मेरा एक एक रो पे चलना मैं सीख गया, एक एक रो पे चलना मैं सीख गया। नाउ एक मैं फॉर लूप लगाऊंगा, इंट j = 0, j लेस देन एन, एन टाइम से चलेगा, j प्लस प्लस,
ये क्या करेगा, हर रो के एक एक कॉलम पे मुझको चला देगा। यानी ये पर्टिकुलर, ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं यहाँ पे, 2 फॉर लूप लगाए, नाउ दे आर बिकम कैपेबल कि ये एक एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर पाए। अब मेरा आगे पता है क्या काम होना चाहिए, सिंपली मैं पहला इफ लगाऊं और मैं अपने इफ में कहूं कि भाई साहब जब भी आई और जे बराबर हो, ऐसी जब भी सिचुएशन आए, उनको सम में ऐड कर दो। सम, अब या तो आप लिख सकते हो सम इक्वल्स टू सम प्लस, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सम प्लस इक्वल्स टू। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ए आर आर आई, यानी वो वाली लाइन जिसपे मेरा बड़ा वाला फॉर लूप जिस लाइन पे रुका हुआ है वो वाली लाइन, और उसका जे यानी वो कॉलम, इसको उठाओ। यानी कि इस पे आई और जे बराबर होगा तो इसको उठाओ। जब इस पे आई और जे बराबर हुआ तो मैंने लिखा है ए आर आर आई और जे, तो आई भी 1 जे भी 1, दोनों क्योंकि बराबर है। मान लो अगर आई 0 से 1 हो जाता, तो जब आई और जे दोनों 1 1 पे आते, तभी ये इफ ट्रू होता, तो तभी मैं इस ए आर आर आई जे में जाता, तभी ये वाला जो 1 है मेरे सम नाम के वेरिएबल के अंदर आके ऐड होता। इसी तरह ये भी पहले ऐड हो चुका होता। इसी तरह मैं इस 1 पे आता, इग्नोर हो जाता, इस 1 पे आता, इग्नोर, इस 1 पे इग्नोर, एक और 1 इग्नोर। जैसे ही मैं अगली लाइन के उस एलिमेंट पे आता जो डायगोनल का पार्ट है, अगेन यहाँ पे मेरी इंडेक्सिंग हो जाती 2 2, अगेन मेरा आई और जे बराबर हो जाता। अगेन ये उठाता इस वैल्यू को और सम के अंदर कहता इसको अपने अंदर ऐड कर लो। यही मेरा कोड यहाँ पे अभी करने वाला है। लेकिन यही वो थोड़ी है जो मुझे अपने सॉल्यूशन के अंदर चाहिए, मुझे तो और भी काम करना है। जैसे कि मुझे एक एल्सिफ और लगाना पड़ेगा। एल्सिफ, इसमें मुझे कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगी और यहाँ अंदर उसके बेसिस पे मैं वैल्यू ऐड करूंगा। एल्स इफ के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है, कोई मुझे चैट बॉक्स पे बता सकता है क्या? निहिर ने n-1 लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। आशुतोष, हेमंत वेरी गुड, भूपेंद्र वेरी गुड, परफेक्ट, विश्वजीत, यूसुफ, मुस्कान, परफेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, सब 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 एनर्जेटिक हो गया बिलीव। ठीक है, तो बेसिकली अभी मेरा काम ये है कि मैं सारी चीजें तो समझ गया। अब लेकिन मुझे ये वाले डायरेक्शन में जो, ये जो ए से वाले डायरेक्शन में जो मेरा डायगोनल है ना, मुझको वो चाहिए। और उसके लिए मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा आई 0 होगा, जे मेरा, वही पुराने वाले लॉजिक की बात कर रहा हूँ, जे मेरा 3 होगा। इस तरह मेरा आई बढ़ता जाएगा और जे धीरे धीरे कम आता जाएगा। जब मेरा आई 3 हो जाएगा ना इस पर्टिकुलर रो में, तो मेरा जे 0 हो जाएगा। यानी कि ये जीरो इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की। तो इन सब का सम जो है ना 3, यहाँ पे जो रहा होगा उसका भी 3, इवन लास्ट वाले का भी सम 3 आया। और यहाँ पे मुझे पता है कि 4 लाइन है, 4 कॉलम है, यानी एन मेरा 4 है। ये जो एन है इसमें मेरे पास 4 आया होगा। यानी कि ये सब 3 3 है। इनके सम को अगर मैं कंपेयर कर लूं n-1 से, तो n-1, एन तो 4 है, -1, ये भी 3 बन रहा है, ये 3 और ये 3 मैच कर जाएगा। इसी तरह ये भी 3 मैच करेगा, सारे 3, सारे वो नंबर जो n-1 के बराबर है, अगर वो मैच कर गए तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट मुझको आप दीजिए, कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि मेरा आई प्लस जे, जब भी ये दोनों बराबर हो जाए, यानी जब भी ये दोनों प्लस हो और ये बराबर हो जाए n-1 के बराबर, n-1 के बराबर, यानी वो इंडेक्सेस जिसमें आई और जे की वैल्यू n-1 के बराबर हो रही है, ये वही वैल्यूज होंगी जो उस डायगोनल का पार्ट है। मैं आऊं चुपचाप, सम से कहूं कि अपने अंदर इनको ऐड कर लो, ए आर आर आई को और जे को, क्योंकि ये वही आई है और ये वही जे है जिनके साथ होने पे वो डायगोनल को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे सम के अंदर यहाँ भी वैल्यू ऐड होती जाएगी, यहाँ भी ऐड होती जाएगी। धीरे धीरे कभी ना कभी तो ये लूप मेरा एंड होगा। जैसे ही लूप मैं बाहर आऊंगा, मैं कर दूंगा रिटर्न सम। ये समझ आया, कोड जो मैंने लिखा वो समझ आया सबको? इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि सेमी कॉलन तो लगा दीजिए सर, मैंने लगा दिया। अब रन करके देखते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम सर? एलसिफ के अंदर ऑड और इवन वेट कंडीशन चेक कर लूं फर्स्ट? मैं बताता हूँ वो ऑड इवन पे मैं आता हूँ। ठीक है, मेरा कोड यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, मतलब मैंने लॉजिक तो सोच लिया और आप सब ने मेरे साथ मिलकर लॉजिक सोच लिया, तो हम सब अभी सेम पेज पे हैं। अब यहाँ सीखने वाली चीजें क्या है,
पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आशुतोष के डाउट से ही शुरू करते हैं। आशुतोष का डाउट ये है कि सर वो वाले पॉइंट का क्या हुआ, जब कहा जा रहा था, जब ये कहा जा रहा था, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, प्राइमरी डायगोनल रहना चाहिए, सेकेंडरी डायगोनल, लेकिन वो प्राइमरी डायगोनल का पार्ट ना हो, यानी कि सेम एलिमेंट कोई भी रिपीट ना हो। उसका क्या हुआ, ये तो ऐसे ही सबमिट हो गया। ये इसका ये हुआ, इफ इफ में मैंने लगाया एक कंडीशन, एल्स में मैंने लगाई है दूसरी कंडीशन। मान लो मैं इसी 5 को कंसीडर करता हूं, आप भी मेरे साथ इस 5 को कंसीडर करो, तो आपको पता चलेगा कि इस 5 की इंडेक्सिंग, आ, एक मिनट, इस 5 की इंडेक्सिंग 1,1 है। देखना 1,1 है ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो और फर्स्ट फर्स्ट रो पे है, और इसी तरह जीरो कॉलम फर्स्ट कॉलम पे इसकी 0 0 है। ये इन दोनों कंडीशन के हिसाब से सही है। पहली तो ये है जहाँ आई और जे बराबर हो, पहली तो ये वाली 2 है क्योंकि 1 बराबर होता है 1 के, पहली ये इफ ट्रू हो गया, है ना। अब आप ऑब्जर्व करना कि इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो है 3, वो है 3 i+1, हमारी जो कंडीशन थी, इसको लिखता हूं i+j n-, ये दूसरे डायगोनल की बात हो रही है। इस कंडीशन में अगर मैं ये लिखूं i मेरा 1, j मेरा 1, यहां से मुझे पता चल रहा है i और j मेरा 1 1 है, इक्वल्स टू n मेरा 3 - 1, ये भी 2 हो गया, और ये दोनों मिला के भी 2, यानी कि मेरा ये एल्स इफ की कंडीशन भी 2 है। लेकिन लेकिन मेरे इस पर्टिकुलर कोड में फायदा क्या हुआ पता है, जब मेरा इफ पहले ही 2 कर देगा, 0 0 को पहले ही उस 5 को उठा के सम में ऐड कर देगा, तो मेरा एल्स इफ ट्रू हो या ना हो चलेगा ही नहीं। ऑल दो ये ट्रू है, अगर कंडीशन वाइज देखूं तो i+j n-1, ये कंडीशन तो ट्रू है, तो ट्रू होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले इफ ने कहा भाई साहब ये तो मेरी कंडीशन के हिसाब से भी ट्रू है, यहाँ पे तो अभी दोनों सेम आ गए, आई जे बराबर के, तो अब मैं ये चेक ही नहीं करूंगा कि एल्स में लिखा क्या है। इस वजह से मेरा कोड सही चल रहा है। हेमंत, ये क्वेश्चन नंबर मैं याद रखूंगा, इसको पक्का नेक्स्ट सेशन में अपन करते हैं। अभी अपन जो आज का टारगेट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑल दो समझ आया ये जो पॉइंट मैंने बोला, अगर आपको ये चीज समझ आई तो मैं नेक्स्ट चीज पे लेके चलता हूं। वो तो 2 बार ऐड हो जाएगा, अभी भी अपन वही सोच रहे हैं। देखो देखो, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, मिहिर। मिहिर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझसे डिस्कस कर लो। हाँ जी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट सर, गुड इवनिंग सर। दी। गुड इवनिंग, कैसे हैं? फाइन सर। हाँ बताइए। सर एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि यदि वो दो बार ही ऐड क्यों नहीं होगा, मतलब। 2 बार ऐड इसलिए नहीं होगा कि ये इफ ट्रू है क्या, 1,1 पे यस सर। ट्रू है ना। यस सर। अब मेरा आई 1 पे होगा, अभी तो 0 है, कभी तो प्लस प्लस करके सर। 1 होगा, i = 1। यस यस, सर। इसी तरह इनर लूप चलेगा आई 1 के रिस्पेक्ट में, आई जब 1 होगा तो जे 0 से लेके एन तक चलेगा ना। यस सर। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जब जे भी 1 हो जाएगा, होगा। यस सर। जब ये J1 होगा तभी ये अंदर की लाइन चलेगी ना, मतलब ये कोड उसी के बाद चलेगा ना आई और जे के 1 होने पे। ओके सर, समझ में आ गया सर। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि अलग अलग चलेंगे। लूप दो बार अलग अलग चल रहा है, हाँ, जबकि वो लूप सेम है। लूप सेम है, क्योंकि i1 J1 पे ही सेम कंडीशन आएगी। ये इफ ट्रू हो यस जाएगा सर। ये देख के कि दोनों सेम है, तो ये एल्स को मौका ही नहीं देगा चलने का, है ना। यस सर। जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इस 5 को इग्नोर करूं, 3 और 7 की बात करूं, तो ये जो एल्स है मेरा, 3 और यस सर। 7 के पर्सपेक्टिव से तो देखो ये सही रहेगा नीर, है ना। लेकिन ये यस सर। एल्स फिर भी चल जाएगा, क्योंकि उस वक्त इफ ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी 0 और, बताओ खुद से, 3 के लिए इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 और 2, टू। तो इफ कभी चलेगा ही नहीं, तो एल्स इफ यस सर। आएगा, और एल्स इफ चेक कर लेगा कि हाँ भैया 0 और 2 को ऐड करने पे 2 आता है, यहाँ पे n 3 है, 3 - 1 भी 2 होता है, तो ये इसका मतलब यस एल्स सर। चला दो, आया समझ। यस सर। ठीक ठीक, थैंक यू मैं थैंक वो यू। सोच रहा था कि लूप अलग अलग चल रहा है, मतलब अच्छा, इसलिए वो दो बार ऐड होगा, लेकिन सेम लूप है तो वो तो एक ही बार आएगी वो कंडीशन। परफेक्ट परफेक्ट, सेम लूप है, क्योंकि क्योंकि अपन एक एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि सर ये इफ और एल्स भी अलग लगाने की जरूरत क्यों है? हमने हमारी स्टार्टिंग की क्लास में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर सुना तो था। एंड ऑपरेटर हमसे ये कहता था कि जब भी तुम्हारे पास एंड हो तो यहां जो लिखा है और यहां जो लिखा है, अगर ये दोनों ट्रू हुए तो ये चल जाएगा। और मेरा कोड ये चाहता है, मेरा कोड या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, कोई एक चल जाए। तो मैं और लगा दूं क्या सर, जहां पे मैं एक कंडीशन लिख दूं जो मैंने इफ में लिखी है, दूसरी कंडीशन लिख दूं जो मैंने एल्स इफ में लिखी है। अगर इफ वाली चल गई तो मैं बिना सोचे समझे उसको सम में ऐड कर दूं। लेकिन जब जब इफ ना चले, जब जब आई और जे बराबर ना हो, तब तब मैं ये चेक कर लूं कि जे ये दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है जो मैंने एल्स इफ में लिखी है, जहां पे मेरा आई प्लस जे जो है n-1 के बराबर है। मैं ये कर सकता हूँ क्या? एंड पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड पे तो दोनों वो चेक करेगा। मैं इस चीज को और सिंपल करके बताता हूं। अगर मैंने यह लिखा कि आई बराबर जे हो जाए, एंड एंड समझना, एंड दूसरी कंडीशन जब आई प्लस जे है, ये n-1 के बराबर हो, तो पता है क्या होगा? मान लो कोई सही वाला एलिमेंट आता है, जैसे कि 1 है। 1 तो बिल्कुल सही एलिमेंट ही है, तो परफेक्ट फिट हो रहा है, इसको तो सम में ऐड होना चाहिए। जैसे ही 1 और 1 आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू। लेकिन ये फॉल्स हो जाएगी, ये कहेगी ऐसे कैसे, मैं तो नहीं ऐड होने दूंगा। तो हमारा कोड गलत हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह, इस ही की जगह मैं और लगा दूं अगर, और, तो पता है क्या होगा? जैसे ही 1 आएगा, आई और जे चेक करेगा। 1 और 1 तो सेम है, आई और जे क्या हो जाएगा? आई और जे हो जाएगा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। तो इसको चेक ही नहीं करेगा, दूसरी कंडीशन को अंदर जाएगा कोड के, और सम के अंदर कह देगा कि भाई ऐड हो जाओ, सिंपल। ठीक है। हो सकता है दूसरा एलिमेंट आए जिसमें 2 है, ना ये प्राइमरी डायगोनल का पार्ट है ना सेकेंडरी डायगोनल का पार्ट है, तो क्या होगा? तो ये आके चेक करेगा आई और जे। 2 की जो इंडेक्सिंग है, इस 2 की इंडेक्सिंग, वो इंडेक्सिंग बहुत सिंपल मुझे दिख रही है, 0th रो है फर्स्ट कॉलम है, ये मेरी इंडेक्सिंग है। तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 और 1, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो ये कंडीशन, ये वाली जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फॉल्स हो जाएगी। तो और में क्या होता है, एक कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी चेक करता है कि true है या नहीं। वो इस पे आएगा, इस पे 0 और 1 को ऐड करेगा तो 1 मिलेगा। n-1, n मेरा यहाँ पे 3 है, 3-1 2, चेक करेगा कि ये दोनों बराबर है, तब भी बराबर नहीं है, तो ये पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। ये कहेगा 2 को ऐड करो ही मत, वापस चले जाओ। यानी मैं यही चाहता था। फिर क्या होगा? फिर मैं इसको बैक करता हूँ। लास्ट में फिर क्या होगा? फिर 3 पे मैं जाऊंगा, 3 की इंडेक्सिंग उठाएगा, ये देखेगा आई तो 0 है, जे कितना है? कोई बता सकता है जे कितना है? परफेक्ट यूसुफ, निहिर थोड़ा सोचो, जे कितना है इस पर्टिकुलर 3 के लिए? 2, जे 2 है। फिर से ये चेक करेगा आई और जे कि 0,2 क्या सेम है? नहीं है, नहीं है सेम, रॉन्ग। तो ये कहेगा और है, तो और कहेगा एक बार दूसरे वाले को मौका दे दो, क्या पता यहाँ ट्रू निकल जाए। कोई एक भी ट्रू होगा तो मैं कोड को चला दूंगा। तो ये चेक करेगा, आई और जे को प्लस करूंगा तो 2 आ रहा है, 0 + 2 2 ही होता है। इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है? 3-1 यानी 2, लेंथ इक्वल टू 2। दोनों सेम आ गए, वो कहेगा सम के अंदर ऐड कर दो। इस तरह मेरा एक एक एलिमेंट जाता रहेगा। ये सिमिलरली 5 के लिए होगा। 5 के लिए जैसे ही जाएगा, मुझे इंडेक्सिंग मिलेगी 2,2, सॉरी 1,1 मिलेगी मुझे इंडेक्सिंग। ये इफ पहले ही ट्रू हो जाएगा, आई इक्वल्स टू जे वाला, तो एक बार मेरे कोड को चलाएगा और फिर 6 पे आ जाएगा। तो इस तरह मेरा 5 दो बार ऐड होने से भी बच जाएगा। अब अपन सिंपली जो चीज मैंने आपको समझाई वो मैं लिख के देखता हूँ। वो चीज क्या है? मैं इफ में आऊंगा, कहूंगा या तो मेरा आई जे बराबर हो जाए, सिंपल। या फिर अगर मेरा आई जे बराबर नहीं होते, तो फिर मैं ये चेक कर लूं क्या आई प्लस जे बराबर हो रहा है n-1 के। कोई एक तो ट्रू होगा, अगर कोई एक भी ट्रू हो तो सब में ऐड हो जाए। और अगर कोई एक भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट ना प्राइमरी का पार्ट है ना सेकेंडरी का, मैं उसको सिंपली इग्नोर कर दूं। अगर ऐड हो तो अंदर में जाऊं, सम प्लस इक्वल्स टू ऐड कर दूं। कैसे ऐड करूंगा? मेरे एलिमेंट का नाम है ARR, मैं कहूंगा उस आई के उस जे को ऐड करो जिसपे वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रही है, इस तरह। अब एक बार रन करके देखते हैं, क्या मेरा कोड गलत है? नहीं है, परफेक्ट। मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अब थोड़ा एक टफ क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ये टफ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप ये मत सोचना सर हर बार टफ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हो। जिसको भी प्रॉब्लम हो, लिंक्डइन पे या किसी तरह से ऑफलाइन सेंटर आके कनेक्ट करो, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैट्रिक्स मैंने समझ लिया। अब नेक्स्ट का है रोटेट मैट्रिक्स।
हाँ हेमंत, वी विल ट्राई। ठीक है, रोटेट मैट्रिक्स। अब बारी आती है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन का नाम तो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ रोटेट से रिलेटेड है, और मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स तो वही होता है जिसमें कॉलम और रो बराबर होते हैं। क्या उसके आसपास कुछ है? यू आर गिवन एन इंटू एन। देखो लीड कोड कितना चालाक है, उस वक्त उसने कह दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। उसने इमेजिन करा कि यूजर तो यूज करने वाला खुद समझ जाएगा, प्रोग्रामर, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी, रो और कॉलम बराबर होंगे। यहाँ उसने लिख दिया एन इंटू एन। इसका मतलब भी यही होता है कि जितनी रो उतने कॉलम, यानी अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है कि एक 2D मैट्रिक्स होगा जो एक इमेज की तरह मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है। इसको सिर्फ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। 90 डिग्री मतलब इसको ए से डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाना है। यानी अगर मेरे पास लिखा है 1 2 3 4, अगर मेरे पास सिर्फ इतना लिखा है, तो मुझे क्या करना है? इसको 90 डिग्री घुमाना है। यानी कि 90 डिग्री ये ए से घूमेगा तो ये जो 1 है ये 2 की जगह पे आ जाएगा, और ये 2 है ये नीचे आ जाएगा, 4 है इधर आ जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3 1 4 इधर आएगा, यहाँ आ गया, और 2 नीचे चला जाएगा। यानी समझ लो एक बॉक्स है, इसको ऐसे घुमा दिया। मेरे फोन को इमेजिन करो, फोन यूं रखा है, इसको यूं घुमा दिया। यानी कोई भी चीज, जो डब्बा एक रखा है, इसको 90 डिग्री घुमाने पे कैसा होगा, बस आपको वही यहाँ पे करना है। अब अपन आप ओरिजिनल एग्जांपल भी देखो, तो यहाँ पे यही हुआ कि ये जो 1 है, ये जो 4 है, ये जो 7 है, ये जब इस तरह घुमा तो ये 7 1 4 ऊपर आ गया, है ना। इसी तरह ये जो 1 2 3 था, ये जब 90 डिग्री ऐसे घुमा तो ये यहाँ पे 1 2 3 आ गया, यानी 90 डिग्री घुमा दिया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है समझने में। इसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप लोग ट्राई करो। अगर होती है दिक्कत तो आप डेफिनेटली कनेक्ट करो, वरना नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में बता देना, अपन इसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात क्या आती है, आप लोग कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे हो क्या? मैं कंपनीज दे रहा हूँ जो बीच बीच में, डेफिनेटली इस चीज को मैं ट्राई करता हुआ दे रहा हूँ कि 5th सेमेस्टर के ज्यादा मैं कंपनीज लेके आऊँ इंटर्नशिप या किसी चीज के लिए। लेकिन जो 7th सेमेस्टर है, जो 2023 पास आउट है, या जो और पहले बिगिनर है, उनके लिए जो भी मुझे ऐसा इंटरनेट पे फाइंड आउट मैं कर पाता हूँ कि कंपनीज हायरिंग कर रही है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। आज प्रोजेक्ट नहीं है सर। हेमंत, हेमंत थोड़ा उसको डिटेल में लिखो आप। ये हायरिंग अपडेट, ये 3 कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, एक बार इन पे अप्लाई करना है। ये स्लाइड में शेयर करूंगा, तो ये जो अप्लाई बटन नीचे दिए हैं, ये एज अ लिंक मैंने दिया है, तो इन पे क्लिक करना, लिंक वर्क करेगी। कुछ बच्चे अप्लाई कर भी रहे हैं, कुछ को अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सेंटर आके भी मिल रहा है। तो आप लोग भी प्लीज सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहें, जो भी डाउट हो आके पूछें। PNG, पेपल, JP मॉर्गन ये भी हायरिंग कर रही है। बैचेस के मैंने लिख दिया कि कौन किस ईयर के लिए हायर कर रहा है, तो आप इसको भी लें। फाइनली आज का सेशन हमारा एंड होता है। एक फीडबैक फॉर्म की भी लिंक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे ना मेरे पढ़ाने में, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे इस चीज को इंटरेक्ट करता हूँ। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि सर को ये चीज सजेस्ट कर देना चाहिए और ज्यादा क्लास इंप्रूव हो जाएगी, तो इस लिंक पे क्लिक करके, या फीडबैक फॉर्म आपके टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट करके, प्लीज प्लीज मुझको आप बताओ कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, जिससे मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिले। आप मेरी नॉलेज से सीख रहे हो, उसी तरह आपके फीडबैक से मुझे सीखने को मिलेगा कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, है ना। अब क्लास तो यहाँ एंड होती है। जो स्टूडेंट लीव करना चाहे, जिनकी कोई और क्लास हो, जो भी लेफ्ट करना चाहे आप कर दीजिए। जो रुकना चाहे, इंटरेक्ट करना चाहे, आप डेफिनेटली रुकिए। अब मैं चेक्स पढ़ रहा हूँ, मैं आराम से आपको रिप्लाई करूंगा। सो अगेन, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जी, अब कौन क्या कह रहा है? रजनीत कुमार, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। सुजीत, थैंक यू सो मच। सुदीप कर्मी, सुजीत शर्मा, थैंक यू। आशीष, मैं तो आपको एक सिंपल बताता हूँ कि रिज्यूम जितने सिंपल हो ना, उतने अच्छे होते हैं। मैंने तो अपना रिज्यूम बहुत सिंपल बना के रखा है। आपको पता है क्या करो? या तो गूगल गूगल का ही एक गूगल डॉक होता है, सॉरी, जो गूगल डॉक होता है उस पे मैंने अपना रिज्यूम बनाया था। आप भी सिंपल सा रिज्यूम बना लो। वो AI के थ्रू रिज्यूम फिल्टर करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके लिए भी बड़ा आसान होता है डिटेक्ट करके कीवर्ड्स फाइंड आउट करना। पहला पॉइंट, सिंपल रिज्यूमे बनाओ। सेकंड पॉइंट, सिंगल पेज रिज्यूमे बनाओ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोग ये ट्राई करो कि अगर बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा रिज्यूम कैसे बनाना है, तो नोवो रिज्यूम है, इस टाइप के बहुत से रिज्यूम्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। उन पर जाके कोई सिंपल टेम्पलेट फाइंड आउट करो। डबल सिंगल पेज जो होता है उसमें 2 पार्ट डिवाइड रहते हैं, वैसा वाला कर लो। ये डायरेक्ट जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है एज अ सिंगल पेज कंसिडर करते हुए वो रिज्यूम आप फाइंड आउट करो, और आप कंटिन्यूअसली
फोकस करो कि रिज्यूम कंप्लीट हो और अप्लाई करना शुरू कर दो। जो स्टूडेंट्स, जितने भी आप सब हो, कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन है, आप सब इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप वेट करते रहे ना एक परफेक्ट रिज्यूम का जो सिलेक्ट हो जाए, तो आप बहुत गलत भटक जाओगे। आप आपने जो रिज्यूम बना लिया, आज शाम को क्लास के बाद बैठना, जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया उन पे कोई रिज्यूमे बनाना, इंटरनेट यूट्यूब से देख के कोई रिज्यूमे बना लेना। ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं सेशन रख दूंगा एक रिज्यूमे पे, या मोनिस सर से रखवा दूंगा। अपना रिज्यूम बनाओ और अप्लाई करना शुरू करो। अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब बेटर रिज्यूम बनेगा, जिस दिन एडवांस रिज्यूम बनेगा, उस दिन उस रिज्यूम से अप्लाई कर लेना, लेकिन उस एडवांसमेंट का वेट मत करना प्लीज। नेक्स्ट, सर सर्टिफिकेशन की कोई नीड होती है? देखो, सर्टिफिकेशन होना अच्छी बात है, आपको एक थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाएगी कि लोग कहेंगे हाँ सर्टिफिकेट है, लेकिन ज्यादा कोई भाव नहीं देता। मतलब कि आप जब अपने कुछ इंटर्नशिप्स कर लोगे और जब कुछ प्रोजेक्ट्स कर लोगे, तो इंपॉर्टेंस होगी उन प्रोजेक्ट्स की। क्या आप अपना कोड समझा पा रहा हो? क्या आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हो? देखो, एक बात हमेशा सचिन सर और मैं जब डिस्कस करते हैं, तो हम लोग ये चीज पे हमेशा अलाइन रहते हैं कि जब बच्चा अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाता है ना, या अच्छी इंटर्नशिप लेके जाता है अपने रिज्यूमे में, तो वो स्टूडेंट अपना पूरा इंटरव्यू कंट्रोल कर पाता है। यानी अब वो बच्चा जो चाहेगा ना, वो उससे पूछा जाएगा। द रीजन इज, उसके पास इतनी सारी चीजें करी हुई है जो वो इंटरव्यूअर के सामने रख देगा कि मैंने इतना कुछ करा, इसमें से मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। तो मतलब वो स्टूडेंट इंटरव्यू कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब रिज्यूम खाली होता है, प्रोजेक्ट्स नहीं होते, इंटर्नशिप्स नहीं होती, तो क्या होता है ना कि अब स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है इंटरव्यूअर को देने के लिए कि आप किस किस पर्टिकुलर एरिया में से मुझसे पूछो। तो वो इंटरव्यूअर अब कंट्रोल करेगा उस रिज्यूमे को, पूरे इंटरव्यू को। वो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन चाहे, जो वो पहले से प्लान करके बैठा है, प्रिपेयर करके बैठा है, वो आपसे पूछेगा। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो ट्राई करो कि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, क्योंकि एक वक्त के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती। इंटरव्यू प्योर इंग्लिश में होते हैं? हाँ, डेफिनेटली प्योर इंग्लिश में होते हैं। हालांकि ऐसे कुछ इंसिडेंट मुझे सुनने को मिले जहां पे थोड़ी बहुत हिंदी वो लोग यूज कर लेते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल एडवांस इंग्लिश भले ही मत सीखो, लेकिन एक बेसिक इंग्लिश सीख लो, जिसमें आप थोड़ा बहुत टूटी फूटी सही, लेकिन इंटरेक्ट कर पाओ। ऐसा ना हो कि कोई आपसे इंग्लिश में बात करे, आपको समझ ही नहीं आ रहा, या जो इंग्लिश आप बोल रहा हो वो सामने वालों को समझ नहीं आ रही। आप इंजीनियर हो, आप एक प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफाइल के लिए नहीं जा रहे हैं। आप है ना, बिल्कुल अमेरिकन सेल्समैन को आप डील करने नहीं जा रहा है कस्टमर को। आपको बिल्कुल हाई फाई एसेंट में इंग्लिश नहीं चाहिए। आप इंजीनियर हो, आपको हाई फाई कोड लिखना आना चाहिए। इंग्लिश आपको बस नहीं आना चाहिए जितने में आप इंग्लिश समझ पाओ और जितने में आप दूसरे को थोड़ी बहुत समझा पाओ। बहुत ज्यादा इंग्लिश को लोड पे मत लेना, ठीक है। सिंपल। इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें? जो आशुतोष मैं लिंक दे रहा हूँ उन लिंक पे अप्लाई करो। इसके साथ साथ लिंक्डइन पे ढूंढो, अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अनस्टॉप नाम का प्लेटफॉर्म है, इन जगहों पे ढूंढो, इंटर्नशिप मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इंटर्नशिप नहीं मिलती तो प्रोजेक्ट्स अच्छे बना लो। ऐसा नहीं होता कोई कंपनी का कि इंटर्नशिप नहीं है इसको कंपनी में जॉब नहीं दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छे प्रोजेक्ट वालों को भी बिना इंटर्नशिप के जॉब मिलती है। तो अगेन लोड मत लेना। हर मेरी जितने भी मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, सबका कंक्लूजन में एक सामने रखूंगा कि सारी चीजें करो, हर जगह हाथ पैर मारो, लेकिन ब्रेन पे कभी लोड मत लेना कि ये चीज हो नहीं पा रही। बस ट्राई करते रहना, एक्टिव रहना। अगर लोड ब्रेन पे लिया और घर पे थक के बैठ गए कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, वहां से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और जहां तुम बस कंसिस्टेंसली, जो आज की क्लास का हमारा कोड था, कंसिस्टेंसी इज द की, थोड़ा थोड़ा लेकिन डेली करते रहे, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सर लैंग्वेज कितनी आनी चाहिए? कोई नंबर मैटर नहीं करता। एक लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, बस। बाकी प्रोजेक्ट बनाओ। जावा तुमने अच्छे से सीख ली, जावा के फ्रेमवर्क सीखने की कोशिश करो। फ्रेमवर्क नहीं सीख पा रहा है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस को मांगा जाता है, कभी कभी कुछ जगहों पे फ्रेशर से मांगा जाता है। जावा पे फ्रेमवर्क, तो जावा पे डीएसए सीख लो, जावा पे सर्वलेट सीख लो, जेएसपी सीख लो, प्रोजेक्ट बनाओ। जावा के साथ फ्रंट एंड और डेटाबेस सीख लो। कुछ एक क्रूड ऑपरेशन करने वाली प्रोजेक्ट बना दो, सिंपल। सर अपन जो जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक अच्छा देखो, जितनी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन की तरह चले जाओगे कहीं पे, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। लेकिन एज अ फ्रेशर जब जाओगे ना, 7 सेमेस्टर में जब हायरिंग होती है, तो ये प्रोजेक्ट सही में दिखाने लायक है। आप अपने इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो, बस आपको पूरी वर्किंग पता होना चाहिए, ठीक है। वेलकम आशीष, वेलकम। सर अपन जो सर ये जावा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं सर, ये रिज्यूम में अटैच, हाँ हाँ रिज्यूम में अटैच करो। इसकी फाइल को गिटहब पे अपलोड करो, इवन उस फाइल को दिखाओ। आप गिटहब फाइल अपने इंटरव्यूअर को शेयर करो, अपनी लिंक्डइन के ऊपर इसको हाईलाइट करो। सर पढ़ने के नाम पे तो पढ़ लिया जावा फुल स्टैक, बट भैया जो इंटरेस्ट है वो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ रहा है। एंड सर जावा स्क्रिप्ट में कंफ्यूजन भी हो रहा है सिंटेक्स वगैरह में।
जो मुझे अपने रिज्यूम में जावास्क्रिप्ट मेंशन करना चाहिए क्या? तुम अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को जावा कर दो और जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल हाईलाइट मत करो, उसको बस मेंशन कर दो कि हाँ तुम्हें जावा आती है। तुम जिस भी कंपनी में जाओगे ना, वो तुम्हें पहले से बता देगी कि हायरिंग फ्रंट एंड के लिए हो रही है, बैक एंड के लिए हो रही है, किस चीज के लिए हो रही है। अगर फ्रंट एंड की हायरिंग है तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि तुमने रिज्यूम डाला है, तुमने इंटरव्यूअर को ये बता दिया है कि मुझे फ्रंट एंड आता है, तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट अब आना चाहिए। लेकिन तुम बैकएंड के लिए जा रहा हो तो जावा की कोडिंग तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि तुमने ये शो कर दिया रिज्यूम सेंड करके कि हाँ तुम बैकएंड के लिए एक कैंडिडेट हो। तो उस हिसाब से देखो, जहां अप्लाई कर रहे हो वहां पे लैंग्वेज मेंशन करते वक्त ध्यान रखो। अदरवाइज तुम जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों मेंशन कर दो। मुझे भी दोनों आती हैं, मैं दोनों मेंशन करता हूँ। परफेक्ट जावा, परफेक्ट तो कोई कहीं नहीं होता, मुझे जावा की ज्यादा नॉलेज है कंपैरेटिवली जावा स्क्रिप्ट, बट मैं जावा स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो आप भी लिख सकते हो। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जावा स्क्रिप्ट पे, तो वो इतने तो होते हैं नॉर्मल। अगर आप टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन भी इंटरव्यू बिट से कर लोगे ना किसी एक लैंग्वेज पे, तो वही रिपीट होते हैं। तो इतना टेंशन नहीं लेने का। वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन आ जाता है ना, मान लो उसने आपसे 30 क्वेश्चन पूछे, तो जरूरी नहीं है आपसे 30 के 30 बनना चाहिए। अगर आपसे, समझना मेरी बात, अगर आपसे उन 30 में से थोड़े भी क्वेश्चन बने लेकिन आपने सॉलिड आंसर दिया, सेटिस्फाइंग वाला, जहां आपने ये शो कर दिया कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीडी हर कंपनी लेती है बिल्कुल नहीं, लेकिन जो ले आप अपने पॉइंट पे रहो, अच्छे पॉइंट्स रखो, हो जाएगा। हिमांशु वेलकम, अजय वेलकम, आशुतोष ठाकुर वेलकम। और कोई डाउट? मीटिंग एंड करें? प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? अरे तुम्हें अब ये पूछना चाहिए सर प्रिपरेशन एंड हो गई, अप्लाई करना कैसे स्टार्ट करें? हिमांशु देखो सिंपल है, एक लैंग्वेज पकड़ो और उस पर थोड़ा अच्छी कमांड बनाओ। तुमको 10 चीजें आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको एक चीज में अच्छे से आना चाहिए। एक चीज मुझे बताना तुम, है ना, तुमको अगर लॉजिकल लगे तो। हर जगह काम नहीं आएगी, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताना। डॉक्टर के पास जब तुम जाते हो, तो तुम एक ऑल ओवर डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे जिसको सब आता है, या तुम एक स्पेशलिस्ट को पास जाना पसंद करोगे? एक स्पेशलिस्ट जिसको एक चीज की बहुत स्ट्रांग नॉलेज हो, सबकी थोड़ी थोड़ी, ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा है ना, है ना? इसी तरह तुमको प्रोग्रामिंग में एक चीज पे, कोई एक चीज पे स्ट्रॉन्ग कमांड बना लो, स्ट्रॉन्ग, कि हाँ इस लैंग्वेज की जब जब बात आएगी मैं सबको टक्कर देने के लिए खड़ा हूँ। और बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रख लो, इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, इसके आगे पीछे जितनी भी चीजें हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रख लो, एक चीज स्ट्रॉन्ग कर लो, परफेक्ट। बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें दूसरी चीजों को और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। लेकिन पहला कदम जो तुम्हारा हो, जिसके दम पे तुम जा रहे हो, वो एक चीज, जैसे कि जावा, जावा की कोडिंग, जावा का कोई प्रोजेक्ट, वो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है? और कोई डाउट? वेलकम रजनीत। सर मुझे लॉजिक समझ आ जाता है, बट जावा में सिंटेक्स लिखने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, अगर तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम तुम्हारे पबजी खेलने से, रील चलाने से, यूट्यूब शॉर्ट चलाने से तो कम ही है ना। अपना अनकॉन्शियसली बहुत टाइम वेस्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम निकालना सीखो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है इसमें तुम्हें मजा आएगा। कोडिंग जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती, इसमें मजा आता है। तो ट्राई करो कि तुमको उसमें मजा आना शुरू हो। एप्टीट्यूड को, एप्टीट्यूड को कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं 5-6, वही सबसे ज्यादा अच्छे जाते हैं। तुम्हें 20 में से 20 नहीं करना है एप्टीट्यूड में, तुमको 12 लाना है, मतलब तुम्हारा वही चलता है, 50% से थोड़ा ज्यादा लिया हो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी क्योंकि उसमें दूसरे सेक्शन भी तो होते हैं, कोडिंग सेक्शन होता है और सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करो। तो एप्टीट्यूड पूरा मत पढ़ो, वो जो 5-6 क्वेश्चन जो तुम्हारा 50% से ज्यादा मार्क्स वेटेज कवर करते हैं, उनको अच्छे से कर लो, वेरी सिंपल। ठीक है? फाइनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपको बताऊंगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय।